A very warm welcome and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all participants and faculty. हम अपने आज की सेशन का स्टार्ट करते हैं। ये मॉड्यूल 4 है इस ट्रेनिंग का और ये ट्रेनिंग टोटल मॉड्यूल 6 मॉड्यूल्स पे 6 मॉड्यूल्स के ऊपर कंसिस्ट करती है, जिसमें से पहला मॉड्यूल जो था वो इंट्रोडक्शन था और उसमें हिस्ट्री बताई गई थी क्राइसिस नेगोशिएशन के जो एक फील्ड ऑफ स्टडी है उसकी डेवलपमेंट की हिस्ट्री बताई गई थी। फिर उसके बाद मेजर उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो 2 टाइप्स थी इंसिडेंट्स की, एक इंस्ट्रूमेंटल और दूसरी एक्सप्रेसिव, जिसके बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं कि ये 2 टाइप्स कौन सी हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा हमारे पास मॉड्यूल था उसमें हम स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स की बात कर रहे थे। हमने बिहेवियरल कॉन्टिन्यूम की बात की थी, बिहेवियर चेंज स्टेयरवे की हमने बात की थी और हमने ये बताया था कि दोनों किस्म की जो सिचुएशंस जिनका हम जिक्र करते आए हैं, इन दोनों टाइप्स ऑफ सिचुएशंस में बिहेवियर्स किस किस्म के होते हैं और हमें फोकस करना होता है अपने सब्जेक्ट के बिहेवियर के ऊपर। फिर हमने पैसेज ऑफ टाइम का वहाँ जिक्र किया था कि टाइम पैसेज से या टाइम के गुजरने से कितना ज़्यादा फ़ायदा हमें हासिल हो सकता है और हम टाइम को एज ए टूल यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। फिर हमने इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशंस की स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स अलग से बताई थी और एक्सप्रेसिव सिचुएशन की जो टेक्निक्स हैं वो अलग से बताई थी। और उसके बाद हमने ये बताया था कि जो सब्जेक्ट का परसेप्शन है इस इंसिडेंट और इसके मुतालिक तमाम चीज़ों के बारे में, स्पेशली लॉ इन्फोर्समेंट की नक्लो हरकत के या लॉ इन्फोर्समेंट की जो स्ट्रेटजी है उसके हवाले से आपके सब्जेक्ट का क्या परसेप्शन है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको तमाम एक्शंस उस पर बेस करते हुए लेने चाहिए कि सब्जेक्ट जो है उसके ऊपर उनका क्या इम्पैक्ट होगा। उसके बाद फिर यानी यहाँ पर ऐसा कोई काम भी नहीं करना चाहिए जो भले एग्रेसिव इंटेंशन ना रखता हो लेकिन एग्रेसिव आउटलुक रखता हो, एग्रेसिव एक्सप्रेशन रखता हो। अगर एग्रेसिव एक्सप्रेशन भी हो तो उससे भी जो आपका सब्जेक्ट है वो शक में पड़ सकता है और वो कोई ऐसा जो है ना वो नापसंदीदा अमल कर सकता है जिसकी वजह से बाद में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। फिर उसके बाद हमने बताया था कि पर्सपेक्टिव ऑफ द कमांडर किस तरह का होना चाहिए और फिर हमने लीनियर और पैरेलल अप्रोच की एप्लीकेशन और अप्रोच की बात की थी कि जी लीनियर अप्रोच ये है कि पहले गुफ्तगू की और उसके बाद ऑपरेशन किया और हम लाजमी तौर पे ये दोनों चीज़ें इसी सीक्वेंस में हुई। लेकिन जो पैरेलल अप्रोच है उसमें हम साथ ही साथ दोनों काम करते हैं, निगोशिएशंस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और सिंक्रोनाइज कर रहे हैं उसको एक्शंस के साथ। एक्शंस की अगर एक्शन जो है वो असॉल्ट ना कर लिया जाए तब भी असॉल्ट करने के लिए जो तैयारियां हैं, जो उसके लिए मूवमेंट्स हैं, वो दिखाई जा रही होती हैं ताकि एक तरफ ये बताया जाए कि अगर आप सब्जेक्ट को ये कहा जाए कि अगर हमसे आप नेगोशिएशन करते हैं, एग्री करते हैं तो ये फ़ायदे हो सकते हैं और दूसरी तरफ ये मैसेज भी दिया जा रहा हो कि अगर आप नेगोशिएट नहीं करेंगे, अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे या बातचीत नहीं करेंगे तो फिर ये फ़ोर्स जो है ये भी यूज़ की जा सकती है। विलिंगनेस ऑफ यूज़ ऑफ फ़ोर्स जो है वो भी कन्वे करना होता है। और साथ-साथ हमने ये भी बताया था कि जो गोल है इस सारी नेगोशिएशन का वो ये होता है कि उसको जो सब्जेक्ट है उसे उसे ये नेगोशिएशन टेबल के ऊपर लाया जाए, टॉकिंग टेबल के ऊपर लाया जाए। टेबल पे बैठ के उसके साथ गुफ्तगू यानी गुफ्तगू करने के माहौल के अंदर लाया जाए, ना कि उसे उसके ज़मीन पर गिरा दिया जाए या उसकी नीज़ पर गिरा दिया जाए और टोटल उसको हराने का हमारा कोई कॉन्सेप्ट हो या हमारी कोई ख़्वाहिश हो, ऐसा नहीं हुआ करता। एक ये चीज़ हमने आपको बताई थी। उसके बाद फिर हमारा मॉड्यूल 3 था, जिसमें हमने नेगोशिएशन टीम के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। हमने बताया था कि एक इफेक्टिव नेगोशिएशन टीम में 3 नेगोशिएटर्स होते हैं, प्राइमरी होता है, कोच होता है, टीम लीडर होता है। इसके अलावा हमने बताया था कि मेजर इंसिडेंट हो, ह्यूज इंसिडेंट हो तो और भी कुछ लोग होते हैं, जैसे सिचुएशन बोर्ड राइटर होता है, इंटेलिजेंस लाइज़न के लिए लोग होते हैं, मेंटल हेल्थ के कंसल्टेंट होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स आपके पास होते हैं। फिर हमने क्राइसिस नेगोशिएशन कोऑर्डिनेटर की रोल बताया था, उसकी वैल्यू बताई थी और किस तरह वो ऑन सीन कमांडर का 2 आईसी या सेकंड इन कमांड या उसका उसको एडवाइस करने के लिए जो है अपना रोल प्ले कर सकता है। और फिर उसके बाद हमने ये बताया था कि स्वाट टीम जो है स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स की जो टीम्स हैं उनके साथ जो हमारा इंटरफेस है वो किस तरह होता है और उसका क्या फ़ायदा होता है, ये उसकी वजह से हमें एक टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन मिलता है फ्रॉम स्वाट टीम टू दी नेगोशिएटर्स एंड फ्रॉम नेगोशिएटर्स टू दी स्वाट टीम। ये हमने आपको बताया था। फिर उसके बाद हमने ये बताया था कि नेगोशिएटर जो है इसका अपना एक टैक्टिकल रोल भी होता है।
यानी ये टेक्टिकल रोल प्ले करता है, टेक्निकल टीम की हेल्प करता है, टेक्निकल टीम को रास्ता या रहनुमाई या उसे ऐसी सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि जब एक्शन करना पड़े, जब टेक्निकल टीम को या ऑफेंसिव टीम को, स्वाट टीम को लॉन्च करना पड़े, तो ये ऐसा माहौल पैदा कर दे या ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दे जिससे उनको एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो नेगोशिएटर्स ये होते हैं जो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं या ऐसी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं फॉर दी फॉर दोज जो कि टेक्निकल टीम के मेंबर्स होते हैं, और जो टेक्निकल टीम जो जब एक्शन करने जा रही होती है तो उसको उसकी वजह से आसानी मिलती है। ये हमने इसमें आपको बताया था, और फिर हमने आगे जाके आपको ये भी बताया था कि ये जो टेक्निकल टीम की लाइजन है, इसके लिए भी हमारे पास वहाँ एक शख्स मौजूद होना चाहिए और उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद फिर हमने सीपी कमांड पोस्ट और जो दूसरा नेगोशिएशन ऑपरेशन सेंटर एनओसी है, इन दोनों का अपना अपना रोल, इनमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, जो मुख्तलिफ ऑफिसर्स होते हैं, उनके क्या क्या रोल्स होते हैं, और कई डायनेमिक किस्म के रोल्स हमने आपको बताए थे। साथ साथ ये भी हमने आपको बताया था, जो कि रिपीट करता चलूँ मैं, कि ज़रूरी नहीं है कि ये तमाम लोग ही मौजूद हों हर मेजर क्राइसिस इंसिडेंट में। इनमें से कुछ कम भी हो सकते हैं और इनसे कुछ इनके अलावा या इनसे इजाफी भी कुछ हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है बाज़ औक़ात सिचुएशन के ऊपर कि आपको किस तरफ फ़ोकस ज़्यादा करना है। फिर उसके बाद हमने बताया था जो आपका 4th मॉड्यूल जो इस वक़्त चल रहा है, ये कल हमने शुरू किया था। इसमें हमने बात की थी कि जो यूनिफ़ाइड स्ट्रैटेजी है, वो क्या होती है? यानी जिसे मुत्तहिद हिकमत अमली हमने कहा था, ये क्या होती है कि तमाम पुलिस के जो कंपोनेंट्स हैं, तमाम पुलिस के जो एलिमेंट्स हैं, वो तमाम एक ही जैसी कंसिस्टेंट बात या एक हमा-जहत किस्म की बात, एक यकसानियत वाली, यकसुई वाली बात जो है, वो कन्वे करें। यानी ऐसा ना हो कि गुफ्तगू हो रही है मुज़ाकरात की तरफ जाने की, बातचीत के ज़रिए मसाइल को हल करने की, ऑफ़ेंस और जो एग्रेशन है, वॉयलेंस है, उसको उसको ख़त्म करने की या उससे बचने की, और दूसरी तरफ हम जो है वो एक्शंस इस किस्म के ले रहे हैं, जिसमें हमारी टीम्स एग्रेसिवली मूव कर रही हैं, हेवी वेपनरी नज़र आ रही है, वेपन मूव हो रहे हैं, वेपन उठाए हुए लोग भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं। उस सिचुएशन की वजह से होता क्या है कि ये मिक्स्ड सिग्नल्स हो जाते हैं, ये मुश्तरका इशारे या मुतज़ाद इशारे भी हो जाते हैं, जो कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, उसके ऊपर एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं कि ऐज़ इफ़ हम जो कह रहे हैं, हम वो करने नहीं जा रहे, हम करने कुछ और लगे हैं। तो ये बेसिकली आपको मैंने ये बिल्कुल शुरू में भी हमने ये बातें की थी कि जो गुड फेथ होता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। सिंसेरिटी ऑफ पर्पस बड़ी इम्पोर्टेंट होती है कन्वे करना, और अगर हम ये कन्वे नहीं कर पाते और हमारा सब्जेक्ट जो है वो इस हवाले से एक मखमसे का शिकार रहता है या इस हवाले से वो एक अनसर्टेनिटी का शिकार रहता है कि आया पुलिस में या आया ये जो नेगोशिएटर्स मुझसे बात कर रहे हैं, दे मीन इट और नॉट, उनका वाक़ई यही मकसद है या मकसद उनका कुछ और है। जो मुझसे कह रहे हैं वो सिर्फ़ कहने के लिए है और करने वाला काम कुछ और है, या जो मुझसे कह रहे हैं वो भी है और साथ-साथ कुछ और भी ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से मुझे नुकसान पहुँच सकता है। तो ये इसको अवॉइड करने के लिए हमने यूनिफाइड स्ट्रैटेजी का ज़िक्र किया था, और हमने ये बताया था कि यूनिफाइड स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि एक ही किस्म का काम, एक ही थीम का काम, एक ही रुख और डायरेक्शन का काम होना चाहिए तमाम पुलिस एलिमेंट्स का, चाहे वो नेगोशिएटर्स हों, चाहे वो टेक्निकल टीम हो, चाहे वो ऑन सीन कमांडर हो, चाहे वो बाकी लोग हों। क्योंकि इनमें से अगर कोई भी इनकंसिस्टेंट बात करेगा, कोई भी ऐसी बात करेगा जो दूसरे को नेगेट कर रही होगी, तो ओवरऑल आपका पर्पस किल होगा। ओवरऑल आपका जो मकसद था, वो अचीव होने में दुश्वारी पैदा हो उसको अचीव करने में दुश्वारी पैदा होगी। इसलिए तमाम का एक जैसा मैसेज होना चाहिए, सेम मैसेज होना चाहिए, मिक्स्ड सिग्नल्स नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि इस यूनिफाइड स्ट्रैटेजी को जब हमने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है, तो उसके लिए हमारा जो कमांडर है उसको इन सबको इकट्ठा करके इनको बार-बार ब्रीफ करना चाहिए। फ्रीक्वेंटली अगर सिचुएशन आप देखें कि जैसे 12 घंटे चल रही है, तो हर घंटे 2 घंटे बाद इन जो कमांडर्स हैं या जो की पर्सन्स हैं, उनको इकट्ठा करके उनको एक ब्रीफिंग दे सकते हैं कि देखें अभी ये हुआ है और अब हम ये करने जा रहे हैं और इसका ये मकसद है। तो आप तमाम लोगों ने भी इसी तरीके से बिहेव करना है और आप अपनी टीम्स को भी कन्वे कर दें कि उन्होंने इस तरीके से एक्ट करना है। कोई हमारी जो लाइन है, उससे हट के कोई बात ना करे। हमारी जो लाइन है, उससे हट के कोई रास्ता इख्तियार
ना करें, क्योंकि जो एक लाइन होगी उसको फॉलो करेंगे तो फिर सक्सेस हो सकता है। अगर इस तरह से कोई शख्स किसी रुख में चल रहा हो, कोई शख्स किसी रुख में चल रहा हो, तो यकीनन ज़ाहिर है सक्सेस की तरफ आप नहीं जाएँगे, बल्कि आप फेलियर की तरफ जाएँगे। तो ये हमने बात की थी जिसे हम मुत्तहिद हिकमत अमली या यूनिफाइड स्ट्रैटेजी कहते हैं। उसके बाद फिर हमने इससे अगली बात ये की थी कि क्रिटिकल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जिनमें कि बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे क्लोज़ कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है बिटवीन नेगोशिएटर्स एंड स्वाट टीम, या जो एक्शन टीम है, ऑफेंसिव टीम है, इनके दरमियान जो बहुत ज़्यादा क्लोज़ कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, वो कौन से मूवमेंट्स पे चाहिए होता है, वो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनके ऊपर ये कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। इसमें हमने 3 किस्म की जनरली बात की थी एक्टिविटीज़ की। एक हमने बात की थी डिलीवरीज़ की, या तरसील कोई चीज़ पहुँचाना है, उसके लिए खाना पहुँचाना, पानी पहुँचाना, मेडिसिन पहुँचाना वगैरह-वगैरह। तो उनके लिए तरसील के लिए जो वक़्त होता है या जो मोमेंट्स होते हैं डिलीवरी के, डिलीवर करने के कोई सामान, कोई चीज़, उस वक़्त कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होती है। उस वक़्त बिल्कुल सिंक्रोनाइज़ होना चाहिए, जो स्वाट टीम है और जो नेगोशिएटर्स हैं, उनके दरमियान ज़रा-सा भी गैप या डिफ़रेंस नहीं होना चाहिए। फिर इसी तरीके से दूसरी रिलीज़ के टाइम पे कि जब वो कुछ लोगों को रिलीज़ कर देते हैं या तमाम लोगों को रिलीज़ करने पे राज़ी हो जाते हैं, तो रिलीज़ के वक़्त भी इसी तरह कोऑर्डिनेशन, बहुत ही क्लोज़ लिएज़ॉन बहुत ज़रूरी है। और थर्ड नंबर पे सरेंडर। अगर जो क्रिमिनल है वो सरेंडर करने पे राज़ी हो गया है, तो फिर एक्शन या फिर जो रद्द-ए-अमल है बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। यानी आप देखें, ये चीज़ आपने शायद कहीं पहले देखी भी हो। मैं पहले भी एक दफ़ा ज़िक्र किया था कि जिनको मूवीज़ देखने का शौक है, मूवीज़ में ये मामलात आपने देखे होंगे। रियल लाइफ़ में ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जहाँ पर एक गलत फायर चलने से या एक गलत मूव से वो एक अनलिमिटेड और एक लामुतनाही और एक इर्रिवर्सिबल जो है वो सिलसिला शुरू हो गया फायर आर्म के चलने का और एक्शन का, जिसकी वजह से वो सारा जो की कराई मेहनत थी नेगोशिएटर्स की, कमांडर की, तमाम पुलिस यूनिट्स की, वो तमाम जो है वो ज़ाया हो जाती है। और आप इतना टाइम लगा के जिस जगह पहुँचे होते हैं, आपको उससे वापस आना पड़ जाता है। आपको उसको एक तरह से फ़ोरगो करना पड़ जाता है, आपकी सारी मेहनत पे यूँ कहें कि पानी फिर जाता है। तो आपको इसलिए ऐसे मोमेंट्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्रिटिकल होता है आपका, इन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के वक़्त आपका जो कोऑर्डिनेशन है, वो बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे सरेंडर का टाइम है। कोई शख्स कहता है कि मैं बाहर आ रहा हूँ। नेगोशिएटर जो है वो इस काबिल हो गया है और इतना कामयाब हो गया कि अब नेगोशिएटर ने कह दिया कि तुम बाहर आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। अब जनाब वो वेपन अपने हाथ में उठा कर के बाहर आ रहा है वो शख्स। अब आपके बाहर जितने भी लोग हैं ना, इन तमाम को बड़ा क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इनमें से कोई मिसएडवेंचर करे। एक मिसएडवेंचर का ज़िक्र आप लोगों ने खुद किया था, जो कि सिकंदर वाले वाक़ये में हुआ था। ऐसा मिसएडवेंचर जो है वो अगर कोई ऐसे क्रिटिकल इंसिडेंट मोमेंट पे करे, तो आप सोचें कि क्या हो सकता है? या रिलीज़ के वक़्त जनाब वो कहता है कि आपने जो कहा है वो कोई बुज़ुर्ग शख़्स होस्टेज है या कोई बच्चा होस्टेज है वग़ैरह, तो मैं उसे रिलीज़ करने को राज़ी हूँ। लेकिन ये कि इस बारे में कोई मतलब चालाकी ना की जाए, कोई होशियारी ना की जाए, जिस तरह एश्योरेंसेस ली जाती हैं। अगर हम एक मैसेज दे रहे हैं वो और रिलीज़ की बात हो रही है और हमें हमारे सब्जेक्ट ने कहा है कि ओके आई एम गोइंग टू रिलीज़ द होस्टेज। अब वो होस्टेज को रिलीज़ करने के लिए बाहर निकलता है, यकीनन उसके एक हाथ में वेपन होता है और एक हाथ से वो होस्टेज को रिलीज़ कर रहा है। उस वक़्त कोई शख़्स मिसएडवेंचर करने की कोशिश करे, ये देखते हुए कि जी मैं होस्टेज को रिसीव करने गया, उसने देखा कि ये बहुत करीब है, क्यों ना मैं इसका वेपन पकड़ने की कोशिश कर लूँ। इस किस्म का कोई मिसएडवेंचर नहीं होना चाहिए, जब तक कि वो ओवरऑल प्लान का हिस्सा ना हो। जब तक कि नेगोशिएटर्स ने कमांडर की मदद से प्लानिंग के अंदर इस चीज़ को शामिल ना किया हो, असॉल्ट टीम अपनी मर्ज़ी से या स्वाट टीम अपनी मर्ज़ी से या दूसरी कोई और स्टेक होल्डर्स अपनी मर्ज़ी से कोई इस किस्म का काम नहीं करेंगे। क्योंकि इस किस्म का काम करने से आपकी जो की कराई मेहनत है, वो ज़ाया हो सकती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्रिटिकल एक्टिविटीज़ थी जिनका कल ज़िक्र हुआ था कि डिलिवरीज़, रिलीज़ और सरेंडर के वक़्त जो है, बहुत ज़्यादा क्लोज़ कोऑर्डिनेशन। अब आप ये कहते हैं कि जी क्लोज़ कोऑर्डिनेशन तो शुरू ही से चाहिए, लेकिन इन मूवमेंट्स पे जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इंसिडेंट होता है, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मूवमेंट होता है। इसलिए इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन, क्लोज़ कोऑर्डिनेशन की और सिंक्रोनाइज़ेशन ऑफ टाइम की ज़रूरत होती है ताकि ये सेफ़ली इम्प्लीमेंट किया जा सके। ये हमारी स्लाइड है जिसके अंदर आज हम इस स्लाइड के ऊपर पहले बात करेंगे और वो ये है कि हमने आपसे कहा था कि मुज़ाकरात, नेगोशिएशंस, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी एट टाइम्स। घंटों से लेकर, पहरों से लेकर दिनों तक ये बात चलती है। दिन चल रहा है, रात चल रही है, अगला दिन चल रहा है। बड़ा ही सब्र आज़मा काम है।
इसके अंदर आप जो है वो कैसे ये अंदाज़ा करेंगे कि आपकी जो पेशरफ्त है, आपकी जो प्रोग्रेस है वो पॉज़िटिव है? आपकी जो प्रोग्रेस है वो सही डायरेक्शन में है या आपकी प्रोग्रेस से आप अपने मकसद के करीब हो रहे हैं। इस चीज़ को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए जो है वो अगेन थैंक्स टू द थैंक्स टू दोज़ हू डिज़ाइन्ड द करिकुलम ऑफ दिस कोर्स और स्पेशली जिन्होंने दुनिया भर में इस चीज़ पे स्टडी की है। क्योंकि देखें हम वो लोग हैं यूजुअली वी इन पाकिस्तान और the third world usually we are the consumers of the knowledge base created around the world मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पे मुख्तलिफ टॉपिक्स पे जो नॉलेज नॉलेज बेस दुनिया में क्रिएट किया गया होता है मेहनत से रिसर्च से और स्टडीज से उस नॉलेज बेस को हम यूज कर रहे होते हैं हम कंज्यूमर्स होते हैं उसके लिए वी शुड ऑल्सो बी थैंकफुल फॉर दोज थैंकफुल टू दोज जिन्होंने ये सारी मेहनत की है एंड हु हैव पुट अप सो मच ऑफ एफर्ट एंड their abilities they have utilized their abilities and their time एंड देयर पैशन कि उन्होंने इन चीज़ों में हमारे लिए बहुत सारी स्टडीज़ डेवलप की हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे फिनोमेना हमारे सामने रखे व्हिच वर नॉट वेरी क्लियर टू अस अर्लियर। अब इस केस में भी हमें जो है वो कुछ हमें ऐसे इशारे या इंडिकेटर्स बताए गए हैं और आपसे मैं चाहूँगा कि मेरे जो ऑडियंस हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ये मुझे गौर से सुनें। मैं ये चाहूँगा कि हम इस इन पॉइंट्स को देख कर के फिर इन इन स्लाइड्स के बाद जिसमें हम ये मस्बत इशारे की बात कर रहे हैं, हम इसके बाद आपसे सुनें कि आपके नज़दीक मस्बत इशारे और मज़ीद कौन से हो सकते हैं। पहले तो हम बात कर रहे हैं मस्बत इशारों की जो स्लाइड में दिए हुए हैं एंड आई विल बी वेरी हैप्पी अगर इनसे हट के कोई और भी आप बता सकें कि ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर होता है सर और ये भी ऐसा इंडिकेटर है जो कि हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है। सबसे पहले ये कि आपका नेगोशिएशन सही डायरेक्शन में जा रहा है या नेगोशिएशन कामयाबी से आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, ये बात आपको इस तरह पता चल सकती है या इसका एक इंडिकेटर ये हो सकता है कि कोई इज़ाफ़ी ज़ख्मी नहीं हो रहा। नो मोर इंजरीज पहले वायलेंस थी सब्जेक्ट जो है वो होस्टेजेस को जख्मी कर रहा था या जख्मी कर चुका था लेकिन जब से वो आपके कांटेक्ट में आया जब से बातचीत शुरू हुई जब से निगोशिएशन शुरू हुई तो आप ये तय करने में कामयाब हो गए उसे कन्विंस करने में कामयाब हो गए या आपने चले ज़बानी तौर पे ये बात करके उसे कन्विंस भले ना किया हो लेकिन आप एक तरह से उसे इस बात तक लाने में कामयाब हो गए कि भाई अब कोई मज़ीद आपने कैजुअल्टी अब मज़ीद किसी को आपने वायलेंस किसी के साथ नहीं करनी, किसी पे तशद्दुद नहीं करना, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना, किसी को ज़ख्मी नहीं करना। तो अगर आप अपनी गुफ्तगू से और आप अपनी जो जो रेपो बिल्ड करने से इस काबिल हो गए कि जो पहले वायलेंट थे सब्जेक्ट, वो वायलेंस छोड़ चुके और उन्होंने वायलेंस अगर छोड़ी नहीं तो कम से कम वक़्ती तौर पर तर्क कर दिए। तो मैं समझता हूँ कि ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये एक बहुत ही पॉज़िटिव डेवलपमेंट है और इस पॉज़िटिव डेवलपमेंट को ज़रूर जो है वो हमें जो है वो रजिस्टर करना चाहिए, बाकायदा नोट करना चाहिए कि यस, दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ द नेगोशिएशन प्रोसेस एंड यस, वी आर प्रोग्रेसिंग इन द राइट डायरेक्शन। हमें ये इसका इदराक होना चाहिए। फिर दूसरा कि जो पहले बहुत ही पुरतशद्दुद ज़बान इस्तेमाल कर रहा था, बहुत वायलेंट लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही थी या बहुत ज़्यादा धमकियाँ हो रही थी। हर 2 घड़ी बाद वो ये कहता था कि मैं जान से मार दूँगा और मैं किसी को नहीं छोड़ूँगा और मैं जनाब खुद को भी ख़त्म कर लूँगा वग़ैरह-वग़ैरह इस किस्म की बात थी या बहुत पुरतशद्दुद ज़बान थी और मुस्तकिल तशद्दुद की और मुस्तकिल जो है वायलेंस की बात हो रही थी। वो आपकी बातचीत करने से, आपके नेगोशिएशंस करने से और आपके एक ट्रस्ट को बिल्ड करने से, एक एतमाद की फ़ज़ा कायम करने से ये हो जाए कि वो जो वायलेंट लैंग्वेज है और वायलेंट टोन है, उसे वो तर्क कर दे सब्जेक्ट या उसको वो कम से कम इस्तेमाल करना बंद कर दे। बिकॉज़ यू सी यू ऑलवेज़ नो कि जो आपका बेंट ऑफ माइंड होता है, जो आपका उस वक़्त का थॉट प्रोसेस होता है, वही आपकी ज़बान से अदा हो रहा होता है। अगर आप वायलेंस की तरफ आमादा हैं और अगर आप वायलेंस करने का इरादा रखते हैं, तो और एक स्ट्रेस सिचुएशन भी है। आम सिचुएशन के अंदर ऐसा हो सकता है कि मैं चाह कुछ और रहा हूँ, लेकिन मैं कहूँ नहीं, मैं अपने इरादों को छुपा कर रखूँ। लेकिन जो स्ट्रेस सिचुएशन होती है और आपको मैंने बताया था कि जहाँ आप स्ट्रेस में हैं, पुलिस स्ट्रेस में है, सारी लॉ एनफोर्समेंट स्ट्रेस में है, वहाँ सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में होता है।
तो सब्जेक्ट क्योंकि उस वक्त स्ट्रेस में है, तो उसके दिल में यूजुअली जो कुछ होगा वो बोल रहा होगा। इट इज़ हाइली लाइकली कि अगर उसके दिल में इस वक्त इरादा है तशद्दुद की तरफ जाने का, तशद्दुद पर आमादगी का, तो वो ज़बान से भी तशद्दुद आमेज़ बातें कर रहा होगा। तशद्दुद पसंद बातें, पुरतशद्दुद बातें कर रहा होगा। लेकिन अगर आप उसको कन्विंस कर लेते हैं, समहाउ आप बातचीत के ज़रिए उसे एक तरह से कूल डाउन कर लेते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि वो फिर तशद्दुद वाली बातें कम कर लेता है। ये जो धमकियाँ बात-बात पे दे रहा था कि मैं उड़ा दूँगा, मैं जान से मार दूँगा, मैं गोली चला दूँगा वगैरह-वगैरह, ये अगर कम होता है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव इंडिकेटर, दैट इज़ ऑल्सो अ साइन दैट यू आर प्रोग्रेसिंग इन द राइट डायरेक्शन। फिर दूसरा एक और है कि जज़्बातियत में कमी आ जाए। यानी देखें इमोशंस और रैशनैलिटी तो एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं ही, ये हम पहले भी बता चुके हैं कि इमोशंस जो होते हैं उस वक़्त रैशनैलिटी नहीं होती, माकूलियत नहीं होती और अक्ल का इस्तेमाल प्रॉपर नहीं हो रहा होता। अक्ल से अपनी जो एक बात होती है ना कि हम गुस्से में ये बुज़ुर्गों ने हमेशा कही कि हम बुज़ुर्ग गुस्से में किए हुए अमल पे बाद में पछताना पड़ता है। तो इसलिए पछताना पड़ता है कि जो गुस्सा है या जो जज़्बात हैं, ये जब ज़्यादा होते हैं, तो उस वक़्त जज़्बात के अंदर आदमी जो अमल कर रहा होता है, उसके नतीजे पर उसकी इतनी ज़्यादा नज़र नहीं होती। उसकी वजह से वो जो अमल करता है, उनके नताइज की उसको प्रॉपर असेसमेंट नहीं कर पाता और इसलिए अक्सर जज़्बात में गलत फ़ैसले, गलत अमल हो जाते हैं। और ये जज़्बात नॉट ओनली ऑन नेगेटिव साइड बल्कि पॉज़िटिव साइड भी। मतलब आप से एक म मुहावरा मुझे ज़हन में आ रहा है कि जिसमें ये कहा जाता है कि जी गुस्से के अंदर जो है वो किसी को जब गुस्से में हों, जज़्बाती हों, तो किसी से एड्रेस ना करें और जब बहुत खुश हों, जब बहुत ज़्यादा जो है वो यू आर जुबिलेंट तो आप किसी से वादा ना करें। क्योंकि जब आप बहुत जुबिलेंट होते हैं, बहुत खुश होते हैं ना, तो बाज़ औक़ात आप ऐसी बातें कर जाते हैं जिनका नतीजे का आपको अंदाज़ा नहीं होता। आप ऐसे वादे भी कर जाते हैं जो आप पूरे नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बात कही जाती है हमेशा कि जो इमोशंस हैं, इनकी स्टेट जब हाई हो, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि गुफ्तगू कम से कम की जाए और इमोशंस की स्टेट को नॉर्मलाइज़ करके फिर बात की जाए ताकि बाद में रैशनैलिटी और माकूलियत का इज़ाफ़ा हो जाए। सो हम यहाँ पर यही 2 पॉइंट्स नेक्स्ट हमारे आ रहे हैं कि जज़्बात में हमें कमी नज़र आए, जज़्बातियत कम हो जाए सब्जेक्ट की, वो जो जज़्बाती नज़र आ रहा था और जज़्बाती सिर्फ़ इंसान ज़बान से नज़र नहीं आता, उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, उसकी जो पैरा लैंग्वेज होती है, जो उसके जेस्चर्स होते हैं, जो उसका डिमीनर होता है, बाकी चीज़ें होती हैं, टोन होती है, उनसे भी जज़्बातियत नज़र आ रही होती है और अगर उन चीज़ों में भी जज़्बातियत कम हो गई है, तो आप समझें कि हाँ, वाक़ई जज़्बात में कमी आ रही है या जज़्बातियत जो है वो इट इज़ एक्चुअली डिक्रीज़िंग और जब जज़्बातियत कम होती है, तो नेक्स्ट पॉइंट यही कह रहा है कि माकूलियत में इज़ाफ़ा होता है। और ये माकूलियत में इज़ाफ़े का मतलब रैशनैलिटी सामने आने लग जाती है और साथ-साथ ये भी लिखा है कि तक़रीर और अमल, यानी जो उसकी बातें हैं, उसमें भी रैशनैलिटी आए और जो काम वो कर रहा है, जिस किस्म की वो हरकत व सकनात कर रहा है, उनमें भी रैशनैलिटी आए। इसलिए आपको अंदाज़ा होता है कि जी जो एक सब्जेक्ट है, वो अब रैशनल बिहेवियर की तरफ आ गया है और वो जो इमोशनल बिहेवियर, इमोशनल आउटबर्स्ट था उसका, वो फ़ेज़ अब उसका गुज़र गया है। आपको इससे अंदाज़ा होगा कि जो नेगोशिएशन आप कर रहे हैं, इट इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। फिर इसके बाद डेडलाइन्स का गुज़र जाना। जैसे डेडलाइन्स आती हैं, उसने कहा जी ये डेडलाइन दे रहा हूँ, इसके बाद मैं ये कर दूँगा। अब आपको उसने 1 घंटे का टाइम दिया था, अभी 11 बजे हैं लेट्स से, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली 11 बजे। आपको सब्जेक्ट इस मौके पे कहता है कि 1 घंटे में ये काम ना हुआ 12 बजे, तो 12 बजे मैं होस्टेजेस में से एक पर गोली चला दूँगा। अब आप पूरे 1 घंटे मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, बातचीत करते हैं और उसकी जज़्बातियत को थोड़ा-सा कम करने की कोशिश करते हैं, रैशनल थिंकिंग की तरफ उसे ले जाने की कोशिश करते हैं और 12 बजते हैं, तो साथ-साथ आपका दिल भी धड़क रहा होता है और आप साथ-साथ ये भी गौर कर रहे होते हैं कि 12 बजे के लिए इसने ये कहा था, कहीं अब ये तो नहीं करने जा रहा और पता चलता है कि जी सब्जेक्ट वो डेडलाइन गुज़रने के बाद भी वो अमल नहीं कर रहा। डेडलाइन्स गुज़र रही हैं, लेकिन उसके बावजूद उसने वो जो इंतहाई अमल कहा था, वो नहीं किया। तो डेडलाइन का इस तरह से पीसफुली गुज़र जाना, आपके लिए ये अलामत होती है कि आपकी जो नेगोशिएशन है, वो कामयाब हो रही है और उसको भी पता है कि ये डेडलाइन गुज़र रही है, लेकिन बातचीत की वजह से उसको कुछ न कुछ इत्मीनान हासिल हो गया। इसलिए वो जो उसने अपना वॉयलेंस का इरादा था, वो तर्क नहीं किया, तो कम से कम वक़्ती तौर पर मौख़र कर दिया उसको। इफ he has not actually aborted that idea, he has not just totally चेंज द आइडिया, तो उसने उसको कम से कम एटलीस्ट डिले कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया उस एक्शन को। और क्राइसिस सिचुएशन में ये भी एक कामयाबी होती है कि आप उसका जो वायलेंट एक्शन है, उसे एटलीस्ट थोड़ा-सा
पोस्टपोन ही कर सकें, करवा लें। ये आपकी एक कामयाबी होती है आपकी। फिर उसके बाद एक बार्गेन करना या भाव-ताव करने की रज़ामंदी ज़ाहिर करना या उसकी ख़्वाहिश ज़ाहिर करना। यानी कि पहले जो शख़्स बात ही नहीं कर रहा था, आप उससे कहते हैं, "अच्छा मेरी बात तो सुनो।" वो कहता है, "मैं कुछ नहीं सुनूँगा।" कहते हैं, "अच्छा हम तुम्हारे लिए ये कर देते हैं।" वो कहता है, "नहीं, मैं बिल्कुल किसी तरफ नहीं जाऊँगा। मेरी तो ये बात है, ये माननी होगी आपने।" आप कहते हैं, "देखें हम ये वाला काम कर सकते हैं।" वो कहता है, "बिल्कुल मेरा कोई नहीं।" इनिशियली इस किस्म के फ़ेज़ में वो था। और आप बार्गेन की तरफ लेके जाना चाह रहे थे, लेकिन वो बार्गेन करने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं था सिरे से। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब आपने नेगोशिएट किया, बातचीत की आपने, गुफ्तगू के ज़रिए आप किसी को कन्विंस करते हैं एंड यू स्टार्ट मेकिंग हेडवे। आप जो है वो प्रोग्रेस करना शुरू करते हैं और वो जो मैंने बताया कि बिहेवियरल चेंज का जो आपका स्टेयरवे है, उसके स्टेप्स पे आप कदम रखते हैं। तो एक वक़्त आता है, रेपो बिल्ड होती है चीज़ें, तो फिर वो आपके साथ बार्गेन करने पे राज़ी हो जाता है। इस बार्गेन करने पे राज़ी होने में आपकी जीत है, क्योंकि बेसिकली यहीं से आपको एक सक्सेस की तरफ जाने के लिए एक रास्ता बनता हुआ नज़र आता है और आप कहते हैं कि अभी अगर ये बार्गेन कर रहा है, इसका मकसद ये हुआ कि हम इससे कुछ चीज़ें मनवा सकते हैं और फिर उम्मीद की एक किरण रोशन हो जाती है या एक रे ऑफ होप आपको नज़र आती है कि हाँ, अब हम जो है वो इसके साथ बातचीत का रास्ता भी अपना सकते हैं एंड देयर इज़ अ रूम कि हम उम्मीद है कि अब हम इसमें कामयाब हो जाएँगे। इसमें जो उसकी डिमांड्स हैं, वो कम हो जाएँ। ये भी बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर वो पहले बहुत हाई-फ़ाई डिमांड्स रखे हुए था और उन डिमांड्स से नीचे आने को तैयार नहीं था और उन डिमांड्स पे जनाब कहता था, इन इन चीज़ों पे तो कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं होगी, इनके बारे में तो बात ही नहीं हो सकती, ये तो करना ही करना है। अगर उन डिमांड्स को वो कम करने पे राज़ी हो जाता है, तो ये बड़ी बात है। ये इसका मकसद कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इसका मतलब है कि आपकी जो नेगोशिएशन स्किल्स हैं या आपकी जो नेगोशिएशन का तरीक़ा-कार है, वो अच्छा है और उससे आपको पॉज़िटिव डायरेक्शन में मदद मिल रही है और आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी नेगोशिएशन के प्रोसेस में। फिर इसी तरह से जो ये होस्टेजेस को रिलीज़ करने वाला अमल है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी रिलीज़ का ज़िक्र किया था, तो कंडीशनल रिलीज़ होती है, बाज़ औक़ात तुम ये करो तो मैं रिलीज़ कर दूँगा, बाज़ औक़ात आप कन्विंस करते हैं कि भई वो बुज़ुर्ग है उसे रिलीज़ कर दो, वो बच्चा है उसे रिलीज़ कर दो, वो खातून है उसे रिलीज़ कर दो और इसी तरीके से अगर वो यरग़मालियों की रिहाई पर होस्टेजेस की रिलीज़ के ऊपर राज़ी होता है और वो करना शुरू कर देता है, तो ये भी आपके लिए एक बड़ा इशारा है कि यू आर गोइंग इंटो द राइट डायरेक्शन ऑफ नेगोशिएशंस। फिर उसके बाद उसके साथ आपकी एक रेपो बिल्ड हो जाती है नेगोशिएटर के साथ। अगर नेगोशिएटर और जो सब्जेक्ट है, उसके दरमियान एक रेपो बिल्ड हो जाए, एक ताल्लुकात पैदा हो जाएँ, ताल्लुक इस्तवार होने का मतलब ये है कि वो आपकी बात सुन रहा हो, आपकी बात को पॉज़िटिवली काइंड ऑफ रिस्पॉन्ड कर रहा हो, आपके तरफ पॉज़िटिव जेस्चर बढ़ा रहा हो, इससे अंदाज़ा होता है कि आपकी जो नेगोशिएशन है, वो पॉज़िटिव डायरेक्शंस में जा रही है। फिर हथियार डालने के बारे में बातचीत हो रही हो, सरेंडर के बारे में बातचीत हो रही हो, पहले सरेंडर तो कोई बातचीत सुनना ही नहीं चाहता ना सरेंडर के बारे में। आपको अगर सब्जेक्ट के बारे में सोचना हो और आप कहें कि जी ये होस्टेज जिसने बनाए हुए हैं लोग और ये मेरे कहने से जो है वो सरेंडर कर देगा, तो वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो सरेंडर के बारे में बात करे जब वो हाइली इमोशनल है। लेकिन जैसे-जैसे वो आपको मैंने बताया कि नेगोशिएशंस में इमोशंस कम हुए, डिमांड्स कम हुई, तो देन देयर कम्स अ पॉइंट व्हेन यू कैन actually start talking about surrender and the subject shows the willingness to talk about surrender. Initially there is no point of talking about surrender. He is very violent, very aggressive, and he's just not taking a word about surrender. But now after passage of some time, when you have made a headway and when you have made some progress in the negotiations, in the process of negotiations, फिर ऐसा होता है कि द सब्जेक्ट शोज हिज विलिंगनेस टू टॉक अबाउट सरेंडर। आप सरेंडर की बात करने लगते हैं, वो अपनी विलिंगनेस शो करता है उसके बारे में। ये बहुत अच्छी बात होती है और फिर आखिर में जो है वो होस्टेज या विक्टिम के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि अगर उसके बारे में, उसकी वेलफेयर के बारे में अगर पॉजिटिव बात कर रहा है, जैसे आपने बात की कि भाई वो बीमार है, तो उसको दवा की ज़रूरत है, तो अगर उसने फ़ौरन कहा कि हाँ, आप इसके लिए मेडिसिन भेज दें, तो मुझे कोई हर्ज नहीं है, आप मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, आप इसके लिए मेडिसिन भेज दें। तो ये वेलफेयर की बात कर रहा है वो और इस वेलफेयर का वो ख़्याल कर रहा है, तो अगर वो होस्टेजेस की वेलफेयर का ख़्याल करे, विक्टिम की वेलफेयर का ख़्याल कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी नेगोशिएशन प्रोसेस के आगे बढ़ने की अलामात है
या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं कि ये 10-12 पॉइंट्स जो हैं ये एक चेक लिस्ट है, ये आप अपने सामने रख सकते हैं जब नेगोशिएशंस हो रही हैं, तो आप उसके बाद इस पे बॉक्सेस को टिक कर सकते हैं कि ये काम हो गया, ये हो गया, ये इसका मतलब हम इतना आगे तक आ गए हैं और ये काम बचे हुए हैं, तो अगर मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे तो ये काम। लेकिन एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि ये तमाम इंडिकेटर्स या तमाम इशारे जो हैं ये हर केस में मौजूद हों, तमाम के तमाम एक साथ, ये ज़रूरी नहीं है। इनमें से बाज़ औक़ात कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते, क्योंकि उनकी वहाँ गुंजाइश ही नहीं बनती, वो शायद सिचुएशन के हिसाब से एप्रोप्रिएट ही नहीं होते, इस वजह से वो आपको वो इंडिकेटर्स वहाँ पर नज़र नहीं आते। इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। बाज़ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो उनमें ये सारे इशारे कारगर नहीं होते, इफ़ेक्टिव नहीं होते, लेकिन बाज़ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनमें इससे ज़्यादा भी पॉज़िटिव आपके पास इंडिकेटर्स हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये 10-12 इंडिकेटर्स जो मैंने बताए हैं, इसके अलावा भी कोई पॉज़िटिव इंडिकेटर किसी पार्टिसिपेंट के ज़हन में है कि हाँ जी, ये बात हो तो इससे भी एक पॉज़िटिव इंडिकेशन मिलती है कि जी नेगोशिएशन का प्रोसेस जो है, वो प्रोग्रेस कर रहा है। इस तरह का कोई किसी के ज़हन में मज़ीद कोई पॉइंट आता है इनसे इनके अलावा, जो मैंने बता दिए ये 10-12 पॉइंट्स तो हैं, इनके अलावा कोई पॉइंट आपके ज़हन में आता है कि ये पॉइंट भी जो है पॉज़िटिव इंडिकेटर है नेगोशिएशन के प्रोसेस में, तो काइंडली वो ज़रा बताएँ? ओके, इंसिडेंट के दौरान अगर सीरियस इंजर्ड को ट्रीटमेंट के लिए हवाले करे तो समझना चाहिए कि नेगोशिएशन में सीरियस है। वेरी वेल सेड, एक्सीलेंट। बिल्कुल सही बात है कि अगर वो जख्मी शख्स को ट्रीटमेंट के लिए कह रहा है कि ठीक है इसे ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाए, तो ये बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर है। इससे पता चलता है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, वो बातचीत के अंदर रजामंदी जाहिर कर रहा है और बातचीत में इंटरेस्टेड है, नेगोशिएशंस में इंटरेस्टेड है। एंड दिस इज़ अ वेरी, वेरी पॉज़िटिव साइन। हम इससे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगर किसी के पास कोई आइडिया आए तो चैट बॉक्स में उसे मैसेज करें। बड़ा अच्छा आइडिया है ये जो चैट बॉक्स में अभी आपने शेयर किया, ये बिल्कुल बहुत अच्छा आइडिया है कि अगर कोई शख्स जो है वो सीरियसली इंजर्ड था, तो उसको अगर उन्होंने इलाज मुआवजे के लिए हवाले कर दिया, तो ये बहुत अच्छा पॉज़िटिव साइन है। इसके बाद फिर एक हमारी छोटी-सी एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को हम ज़रा सीरियसली देखते हैं। मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स से कहूँगा कि इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों, इस एक्टिविटी को सीरियसली मॉनिटर करें। वो मैसेज जो है वो है वो भी मुजीब की तरफ से ही है, मुजीबुल्लाह की तरफ से। इंसिडेंट के दौरान अगर ओल्ड पीपल, वुमेन और चिल्ड्रन को हवाले करे, जी हाँ, बिल्कुल यही है कि अगर वो रिलीज़ करना शुरू करता है होस्टेजेस को इस प्रीटेक्स्ट के ऊपर कि जी ये बीमार हैं, ये बुज़ुर्ग हैं, ये बूढ़े हैं, ये बच्चे हैं, औरतें हैं, तो बिल्कुल ये भी एक पॉज़िटिव इंडिकेटर है। अब हम आते हैं इस एक्टिविटी की तरफ। इस एक्टिविटी में 2021 का तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का पुलिस यरग़माली वाक़या और इस बारे में चैट बॉक्स में मुज़ाकराती पेशरफ्त के इशारिये बताएँ। यानी 2021 में तहरीक-ए-लब्बैक के जो आपके सामने हैं, जो बड़े वायलेंट किस्म के उनके प्रोटेस्ट्स हुए थे, ख़ास तौर पे पंजाब में, उसमें तहरीक-ए-लब्बैक ने उनके तहरीक-ए-लब्बैक वालों ने, उनके प्रोटेस्टर्स ने पुलिस को यरग़माल बना लिया था और एक जगह नहीं, कई जगह इस तरह का वाक़या हुआ थे। तो वहाँ पर आपके नज़दीक इस तरह जब पुलिस यरग़माल बना ली जाए और फिर उनसे नेगोशिएशंस हो रही हों, तो आपके नज़दीक पॉज़िटिव इंडिकेटर्स कौन-से होंगे? कौन से ऐसे इशारे होंगे जिन्हें हम पॉज़िटिव इंडिकेटर्स करार देंगे इस प्रोसेस में जो आपको हमने बताया? इसमें अगर कोई चैट पे बताना चाहे तो वो कर सकता है, कोई वर्बली बताना चाहे, ज़बानी बताना चाहे तो वो बता सकता है। क्योंकि ये तो पुलिस रिलेटेड मैटर है, इसमें तो ये इस किस्म के मैटर्स में तो हम सब पुलिस ऑफ़िसर्स का जो है वो यूँ समझ लें हमारा एक-दूसरे के लिए इसमें दिल धड़कता है, हमारा एक-दूसरे के लिए इसमें एहसास होता है और हम महसूस करते हैं कि पुलिस वालों के साथ अगर पुलिस वाले अपनी लॉफुल ड्यूटी, पुलिस ऑफ़िसर्स, पुलिस फ़ोर्स अपनी लॉफुल ड्यूटी, अपनी कानूनी, आईनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रही है, उस दौरान अगर उसके साथ कोई ज़्यादती ज़ुल्म होता है, तो हम सबको उस पे अफ़सोस होता है। तो ऐसे मामले में जब ये मुज़ाकरात हो रहे हों और पुलिस वालों को यरग़माल बनाया जा चुका हो और इन मुज़ाकरात की जो आगे प्रोग्रेस नज़र आ रही हो, उसमें कौन से ऐसे पॉज़िटिव इंडिकेटर्स आपके ख़्याल में होंगे, जिनसे हम समझेंगे कि येस, दिस इज़ अ पॉज़िटिव प्रोग्रेस? ऐसी सूरत-हाल में सर हमारे पास एक और पॉज़िटिव साइन उसकी तरफ से आता है कि अगर सब्जेक्ट हमें इस तमाम कंडीशन में ये किसी प्रोमिनेंट शख्सियत के बारे में कहे कि मैं फलाँ शख्स से नेगोशिएट करना चाहता हूँ, तो इस सूरत में ये पॉज़िटिव साइन होगा। वो हमारे लिए अगर उसकी तरफ से कोई साइन आता है, तो वो 50% मामला जो है, हल होने की तरफ चला जाता है। हमें
बतौर थर्ड पार्टी नेगोशिएटर उस शख्स को उसमें यूज करना चाहिए। एक्सेलेंट एहसान, एक्सेलेंट, आई मस्ट से दिस इज ब्रिलियंट। बिल्कुल ऐसा है, और ये बहुत प्रैक्टिकल बात की आपने, बहुत ही अच्छी बात की। आई मस्ट अप्रिशिएट दिस कि वो बाज़ औक़ात आपसे बात नहीं करना चाह रहा, वहां पर डिप्टी कमिश्नर मौजूद है, उससे बात नहीं करना चाह रहा, दूसरे लोग मौजूद हैं, वो कहता है फलां आदमी से मेरी बात कराओ, उसने अगर फलां शख्स के बारे में कह दिया तो भी हमारा आधा मसला हल हो गया, बिकॉज नाउ वी हैव अ वे। हमारे पास अब एक रास्ता खुल गया है जिसके अंदर हम उस शख्स को कम से कम इंगेज करके ला सकते हैं, उससे अपनी मर्जी की बात भले करवा सकते हैं, उसको इंगेज करके उससे कोशिश कर सकते हैं कि अब इनको कन्विंस किया जा सके। वेरी वेरी नाइस। इसके अलावा कोई और पॉइंट किसी का भी, एहसान आपका या किसी और का? अस्सलाम वालेकुम जी। एहसान साहब ने बहुत अच्छा जो है ना पॉइंट को जो है ना आउट किया है कि इसमें हमें बुरा नहीं मनाना चाहिए। जिसका मुतालबा वो करता है कि भाई फलाना बंदा आकर मेरे साथ मुतालबा करे या मेरे साथ मेरी बात सुने या जो है ना उससे बात करना चाहता है, तो हमें उसे जो है ना वो फौरी तौर पे जो है ना वो उसको लाना चाहिए। अगर मसला उसके ज़रिए हल होता है तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। बहुत बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट इन्होंने जो है ना वो आउट किया है। थैंक यू। गुड, बिल्कुल बिल्कुल। देन अनदर अप्रिसिएशन फ्रॉम योर फेलो कोलीग्स फ्रॉम द अदर पार्टिसिपेंट्स। सो ये बड़ा अच्छा पॉइंट था बिल्कुल, और इस पे अप्रिसिएशन बनती भी थी। इसके अलावा तहरीक लब्बैक का ही धरना जो है, या तहरीक लब्बैक का जो यरगमाली वाक़या है, होस्टेज सिचुएशन है, मजीद इसमें ऐसा कौन सा इंडिकेटर आपको लगता है कि जिससे आपको लगता है ये पॉजिटिव इंडिकेशन होगी? देखिए, ये यही बात हमने कही है कि किसी से भी वो बात करना चाहे तो हमें उससे बात करने के लिए अलाउ करना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो जिससे भी बात करना चाह रहा हो, हम उसे मौका देना चाहिए कि वो बात करे। किसी से भी बात करने से मसला हल होता है तो मसला हल हो, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन की पॉलिटिक्स में हम नहीं जा रहे अभी, और वो हमारा मैंडेट भी नहीं है इस ट्रेनिंग में। आप ये भी कह सकते हैं कि उसको अलग करके इस वाक़े को देखना नामुकम्मल होगा, और आप सही भी होंगे ये कहने में। लेकिन फिर भी चूंकि हम एकेडमिक बात कर रहे हैं, तो हम पॉलिटिक्स ऑफ द मैटर को डिस्कस किए बगैर हम चाहेंगे ये कि इसमें जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, उनमें से कोई ऐसा पॉजिटिव इंडिकेटर हम शेयर करें जो हमारे ख्याल से एक इंडिकेटर ऐसा हो जिसके जिसके आने से हमें लगे कि ये पॉजिटिव साइन है। मेरे ख्याल में मैं इसमें 2-3 चीज़ें मज़ीद बता दूँ आपको। जैसे तहरीक लब्बैक को लेकर अगर बात करें, तो अगर इनसे हमने बातचीत शुरू की, हमारे कुछ लोग इनके पास यरगमाल हैं, और इन्होंने सबसे पहले हमें ये कह दिया कि अच्छा हम इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे, अच्छा हम इनमें से किसी पे कोई तशद्दुद नहीं करने जा रहे, हमने इनको बिल्कुल पीसफुल रखा हुआ है, सेफ रखा हुआ है, इन पे तशद्दुद नहीं कर रहे, ये एक पॉज़िटिव साइन है। इसका मतलब आपकी बातचीत पॉज़िटिव नोट पे आगे बढ़ रही है, तभी उन्होंने बताया कि हम कोई तशद्दुद नहीं कर रहे। फिर अगली बात अगर ये बताते हैं कि जो आपके ज़ख्मी हैं, उनका इलाज मुआलजा भी किया जा रहा है, उसके लिए आप कहते हैं कि जी हम डॉक्टर्स भेज देते हैं, वो कहते हैं आप डॉक्टर्स ना भेजें, हमारे पास डॉक्टर्स मौजूद हैं, हम इनका इलाज मुआलजा कर रहे हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि वो वेलफेयर ऑफ द होस्टेजेस के बारे में फ़िक्रमंद है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। भले उसका रीज़न उनकी अपनी रेपुटेशन का उसमें स्टेक पे है, उस वजह से हो, या वो उनकी गुड फेथ इसका रीज़न हो, या उनका जो एक वो पॉलिसी है, पॉलिटिकल पॉलिसी है, वो इसका रीज़न हो। लेकिन अगर वो हमारे होस्टेजेस की, हमारे पुलिस वालों की वेलफेयर का ख्याल कर रहे हैं, उनके इलाज मुआवजे का ख्याल कर रहे हैं, उनको खाना और पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे लिए ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर होगा। फिर इसी तरीके से अगर वो ये बात करते हैं कि आप फलां-फलां मुतालबा अपना सामने रखते हैं कि जी हमारे फलां बंदे को रिहा किया जाए, या हमारे जो है वो हमें फलां जगह तक जाने दिया जाए। मिसाल के तौर पे अगर उन्हें वो मार्च कर रहे थे और मार्च करने से रोक दिया गया था, तो वो कहें हमें जी फलां जगह तक जाने की इजाज़त दी जाए, हम आपको ये ममाली छोड़ देंगे। इस तरह की वो डूएबल्स पे आ जाएँ। वो ऐसी बातों पे आ जाएँ जो रैशनल किस्म की डिमांड्स हैं, जो नॉर्मल किस्म की डिमांड्स हैं। तो मिसाल के तौर पे आपने किसी को रोका कि जी ये पुल है, पुल क्रॉस नहीं करने देना। वो कहे जी पुल क्रॉस करने दें, हमें अगली चौक तक जाने दें। आपको अगर नज़र आता है कि ये डूएबल है और इसमें कोई बहुत बड़ा स्टेक इन्वॉल्व नहीं है, तो ये एक पॉजिटिव बात है कि वो आपको एक ऐसी डूएबल डिमांड कर रहे हैं, वो कोई इर्रेशनल डिमांड नहीं कर रहे। उनकी डिमांड्स में भी रैशनैलिटी आ रही है। अगर ये रैशनैलिटी आती है, तो ये एक पॉजिटिव जेस्चर होता है, और ये नज़र आता है कि आपकी जो नेगोशिएशन है, वो पॉजिटिव साइड पर जा रही है। उसमें जो आगे आपका जो प्रोग्रेस है, वो सही सिम्त में हो रही है, पॉज़िटिव सिम्त में हो रही है। फिर इसके बाद मज़ीद कई और किस्म के भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है हम 4-5 की हमने बात कर ली। चैट बॉक्स ओपन है आपके पास ऑप्शन उसका। आप में से जो भी समझता है कि मज़ीद ऑप्शंस अवेल करने चाहिए,
ज़रूर करें। इसमें हमें मज़ीद इंडिकेटर्स के बारे में बताएं इस पर्टिकुलर वाक़े को लेकर, या इसके अलावा भी आपके ज़हन में पॉजिटिव इंडिकेटर आते हैं इस वाक़े से हटकर भी, कि जो इस वाक़े पे इम्प्लीमेंट ना होते हों, एप्लीकेबल ना हों, लेकिन अदरवाइज़ एप्लीकेबल हों, तो कोई हर्ज नहीं है, वो भी आप चैट बॉक्स में लिखेंगे, तो वी विल बी हैप्पी और हम उनको देखेंगे और फिर उन पे डिस्कस भी करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड में हम आ जाते हैं ऐसे इंडिकेटर्स पे जो हाई रिस्क इंडिकेटर्स हैं, इंतहाई खतरे, यानी कि आपको नेगोशिएट करते वक्त नेगोशिएशंस के दौरान में ऐसे कौन से लम्हात हैं या ऐसे कौन से इशारे हैं जिनके ऊपर आपको लगना चाहिए कि अब इंतहाई रिस्क की सिचुएशन हो चुकी है, अब इंतहाई रिस्क की सिचुएशन हो चुकी है, यानी कि ऐसी सिचुएशन जिसमें अब आपको लगता है कि आप सही सिम्त में नहीं जा रहे और आपको फौरी तौर पे अपनी सिम्त तब्दील करने की ज़रूरत है, कोई नए टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करने की ज़रूरत है, और या फिर आपको जो है वो टैक्टिकल टीम को ज़रा तैयार करने की ज़रूरत है कि भई ये तो बात ख़राब होती नज़र आ रही है, एक्शन की तरफ भी शायद बात जा सकती है, टैक्टिकल टीम तैयारी करे और मुमकिन है कि हमें असॉल्ट करना पड़े। इस तरह की चीज़ें कौन-सी हो सकती हैं? कौन से ऐसे इशारे हैं जिनकी वजह से आपको पता चलेगा कि आपका अच्छा, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अच्छा ख़ासा चलता हुआ नेगोशिएशन प्रोसेस जो है, वो अचानक रुक जाता है। आपको लगता है कि लोग बात मान रहे हैं, लोग आपकी बात पे राज़ी हो रहे हैं। रोड आप बहुत बड़ी सिचुएशन ना लें, एक रोड ब्लॉक की सिचुएशन लें। रोड ब्लॉक की सिचुएशन में आप सभी के साथ ऐसा हुआ होगा कि जी आप बातचीत करने लगते हैं, कुछ लोग आपके पास आते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, अचानक कोई ऐसा मामला होता है कि वो लोग हत्थे से उखड़ जाते हैं और उसकी वजह से वो बातचीत खराब हो जाती है। दोबारा हम स्क्वायर वन पे या जो है ना वो ज़ीरो पॉइंट के ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं। अभी कल ही हम लोग बात कर रहे थे इत्तेफ़ाक से हमारे एक सीनियर ऑफिसर के साथ बैठकर, तो वो बताने लगे कि वो एक वक़्त में एएसपी मरी थे और मरी के अंदर हुआ ये कि वहाँ की एक कम्युनिटी ने जो है ना वो एक ऊँचाई के ऊपर, हाइट के ऊपर एक रोड था, वो रोड उन्होंने ब्लॉक कर दिया और बड़ा वॉयलेंट किस्म का वो मॉब था, बड़ा तैश में था, पुलिस को करीब नहीं आने दे रहा था। तो एएसपी साहब ज़ाहिर है वो यंग ऑफिसर होते हैं, कहते हैं कि जब मैंने उनको कहा कि भई ये जो है ना मैं जाता हूँ, तो मेरे स्टाफ ने, मेरे ऑफिसर्स ने भी मुझे कहा भई आप नहीं जाएँ, सिचुएशन ऐसी है और वॉयलेंट है काफ़ी और ये है, वो है। कहते हैं मैंने कहा भई मैं जाके देख लेता हूँ ऐसा भी क्या है, बात ही करेंगे ना। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि वो वहाँ गए तो वो वाक़ई वो जो वो थे लोग बड़े वॉयलेंट थे, उनका स्टाफ ख़ैर उनके साथ-साथ था, सिक्योरिटी स्क्वाड उनके साथ-साथ था। वो लोग कोशिश कर रहे थे कि ये भी सेफ रहें, लेकिन ये भी आगे बढ़ते रहे और उनसे कहा भई मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ, मैं आप ही के इलाके का अफ़सर हूँ। जो तरीक़ाकार होता है बात करने का और मैं आपकी परेशानी को समझता हूँ, सारा कुछ है। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी परेशानी को नहीं समझता, या ये भी नहीं है कि मैं कोई यहाँ एक्शन करने आया हूँ। मैं आपको भाइयों की तरह आपसे बात करने के लिए आया हूँ, आपका मसले को समझने के लिए आया हूँ। जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा मैं करूँगा। मैं बिल्कुल वाज़ेह बता रहा हूँ आपको बात, मेरे लिए तो मेरिट है, कुछ भी नहीं है। मैं किसी का साथी नहीं हूँ, मैं तो बाहर से आया हुआ एक अफ़सर हूँ यहाँ पर। इस तरह से जब उन्होंने बातचीत की तो वो बातचीत ऐसी बेहतर अंदाज में हो गई कि वो कहने लगे कि उन्होंने लोगों को एक तरफ करा, मुझे बिठाया और बोला अच्छा भाई साहब के लिए चाय-वाय मँगवाओ, बात करते हैं साहब से, साहब बात कर रहे हैं। यानी इतना अच्छा एक फ़ज़ा, इतना अच्छा एक माहौल बन गया कि अब बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा अच्छा ये रोड तो खोलें, उन्होंने कहा ठीक है जी बात करते हैं, खोलते हैं रोड भी, कोई आपकी आपकी बात सर आँखों पे। यानी इस कदर वो एग्रीमेंट शो कर रहे थे। तो अचानक पीछे से एक और ऑफ़िसर आया और उसने आते ही साथ में ना कोई बड़ा सख्त किस्म का कोई जुमले कहे और बड़े सख्त किस्म के जेस्चर्स किए, यानी कि इन लोगों के बारे में। वो शायद इस माइंडसेट को समझ के ही नहीं आया था कि वहाँ पर मौजूद पहले गए हुए अफ़सर ने कितनी बात कर ली है, किस हद तक उनका कॉन्फिडेंस विन कर लिया है और किस हद तक उनको राज़ी कर लिया है। और बात बिल्कुल अब मसला हल होने की तरफ जा रहा है, बिल्कुल हल होने के नज़दीक है। उसे ये अंदाज़ा ही नहीं था, वो आया अपनी ही सोच में, शायद वो पीछे कहीं दूर से चला हुआ आ रहा था या क्या था, उसको सिचुएशन का अंदाज़ा, उसने आते ही कहा कि ये कौन कर रहा है और ये क्या कर रहा है और इनकी ऐसी वो जो अल्फ़ाज़ उसने इस्तेमाल किए और जो जेस्चर्स उसने शो किए, वो इस इधर डंडा, उधर डंडा दिखाना लोगों को। वो लोग जनाब जो बैठ गए थे, वो एकदम दोबारा शोर-शोर पुकार पे आ गए और दोबारा उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया और दोबारा उन्होंने जनाब वही नारेबाज़ी और वो सारी चीज़ें शुरू कर दी। तो फिर मुझे बता रहे थे कि फिर दोबारा नए सिरे से उनके साथ एंगेज करना पड़ा, दोबारा नए सिरे से उनसे मेहनत करनी पड़ी और फिर वो जो काम शायद 1 घंटे में हो जाता, वो आधे आधे घंटे में शायद वो काम हो जाता, वो कई घंटों तक ना हो सका, उसके बाद कहीं जाके फिर वो मसला
दोबारा हल हुआ। हल तो हो गया, इन्हीं से हुआ, लेकिन ये कि वो जो दूसरे अफ़सर थे उन्होंने उसको चूँकि महसूस नहीं किया, तो उन्होंने उसको बिल्कुल अलग तरीके से उस पे रिएक्ट किया। और मेरे ज़हन में यहाँ पर एक बात आ रही है कि इसी मॉड्यूल में, ये जो मॉड्यूल हम पढ़ रहे हैं, इस मॉड्यूल के शुरू में हमने जिस चीज़ का ज़िक्र किया था, वो चीज़ यहाँ मिस हुई है। इस वाक़ये में जो मैंने अभी बताया आपसे, वो शुरू में हमारी जो स्लाइड की हेडिंग थी, वो चीज़ यहाँ मिस हो गई। और वो कौन बताएगा कि भई वो क्या चीज़ थी जो यहाँ मिस हो गई कि एक ऑफ़िसर जो है वो पॉज़िटिव बात कर रहा था और बात करते-करते जब बात बनने लगी तो दूसरे ऑफ़िसर ने एक और बात कर दी, जिसकी वजह से हम जो है वो सारी जो मेहनत की थी वो ज़ाया हो गई, उन पे पानी फिर गया एक तरह से। तो इस चीज़ को अभी हमने 2-4 स्लाइड्स पीछे कल जो आज मैंने रिव्यू भी किया है, वो एक टर्म है और वही आपको समझ आएगी कि इसका वही बेसिकली फ्रेज़ है जिसको हमने मिस कर दिया। जिसको हमने बताया था कि हमेशा आपके पास एक ऐसा तरीक़ाकार होना चाहिए, आपको ये टर्म को फ़ॉलो करना चाहिए, इस अंदाज़ को फ़ॉलो करना चाहिए, लेकिन यहाँ वो फ़ॉलो नहीं हुआ। तो क्या आप में से किसी को वो टर्म याद है? मुझे लगता है फुरकान के तो वो ज़हन में आ गई है, लेकिन बाकी मैं जो है वो पार्टिसिपेंट्स उनसे पूछ रहा हूँ कि वो टर्म कौन-सी है, जो हमारी स्लाइड्स का टाइटल भी था। तो सर अस्सलाम वालेकुम। जनाब वो ने अपने लेक्चर में खुद ही फरमाया था कि जो है ना हमें एक दूसरे जो टीम हमारी होती है, जो जितने भी मौके के ऊपर जो है वो सबॉर्डिनेट खड़े होते हैं या खुद इंसान हेडिंग करता है, एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा जो होता है वो बड़ा ज़रूरी होता है, ताकि एक दूसरे के राय का और जो है ना वो पता चल जाता है कि अभी हमने मज़ीद क्या करना है, जो कौन-सी टीम जो है क्या काम करेगी। तो आपस में अगर हमने सलाह मशवरा नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट गलत निकलेगा। तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ कि जो हमारे ऑफिसर उनको मुतमिन करके बैठ गए थे, वो राज़ी हो गए थे, मामला क्लियर हो गया था, लेकिन दूसरे जो आए उन्होंने आकर उनकी फेस को जो है ना वो महसूस नहीं किया, ना उनसे मशवरा किया, ना उनको देखा कि भाई ये किस तरीके से इन्होंने मतलब मामले को हैंडल किया। उन्होंने एक अपने अलग-थलग एक जो है ना अपनी सिचुएशन क्लियर कर दी और बात की उनके साथ जो उनको नागवार गुज़री और मामला फिर गड़बड़ हो गया। यानी आपस के अंदर जो है ना एक-दूसरे के साथ दोनों टीमें जो है ना या दोनों जो हेड स्टेशन थी, आपस में सलाह-मशवरा ज़रूरी था इस मसले में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। फुरकान अब वो टर्म भी बता देंगे जो टर्म हम शुरू में बताते आ रहे थे। इसको कहते हैं यूनिफाइड स्ट्रेटजी और मुत्तहिद हिकमत अमली। एब्सोल्युटली, बिल्कुल यही टर्म है जो बताने की हमें कोशिश की है ज़का ने भी कि जो मुत्तहिद हिकमत अमली है या यूनिफाइड स्ट्रैटेजी है, इस वाक़ये में वो मिस हो गई थी। यूनिफाइड स्ट्रैटेजी ये कहती है कि जो एक कर रहा हो, वही सारे कर रहे हों और ख़ास तौर पे जो कमांडर कर रहा हो, वही तमाम लोग कर रहे हों, उसी लाइन को तमाम लोग फ़ॉलो कर रहे हों। और यहाँ इस वाक़ये में जो मरी के अंदर वाक़या मुझे बताया और ये कोई 10-15 साल पुराना वाक़या वो शेयर कर रहे थे। तो उस वक़्त उन्होंने कहा कि उसमें हमसे ये गलती हुई कि जो मैंने बात की, वो दूसरे ने आके उस सारे काम को बिगाड़ दिया। तो वो बेसिकली हम जो इधर क्लासरूम लेक्चर है, ये बिल्कुल रिलेट करता है प्रैक्टिकल जो हमारी पुलिसिंग है उससे, कि हमारी बात एक ही नौइयत की होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, एक ही थीम होनी चाहिए। अगर हम अलग-अलग रुख में काम कर रहे होंगे, तो हमारा काम हमेशा खराब होगा। एहसान का शायद हैंड रेज़ हुआ इसमें। जी सर, मैंने हैंड रेज़ किया है, मरी वाला वाक़या अच्छी बात है सर आपने बताया। ये उतना प्रोमिनेंट नहीं है जितना बलूचिस्तान पुलिस ने हम लोगों ने अपनी जानें नुकसान की हुई हैं। ओहो! डेरा जी, जी, मुफ्ती वाले बताइए। वाक़ये में, जिसमें ऑलमोस्ट तकरीबन 26 जानें ज़ाया हुई थी और यही बात था कि ऑन बोर्ड नहीं थे हम लोग। मिसमैनेजमेंट थी। मिसमैनेजमेंट और जो होस्टेज बनाए गए थे 4-5 पुलिस अफसरों की पहली पुलिस पार्टी, वो एसएचओ वहाँ से चीखता रहा। थर्ड पार्टी नेगोशिएटर को उसमें यूज़ नहीं किया गया, स्टेक होल्डर्स को उसमें यूज़ नहीं किया गया। इवन देन उन दिनों में मैं खुद एसएचओ जैन को नोटिस था, मुझे 1 महीना में डेरा राजमाली आकर बैठा रहा अपने डीटीओ साहब के हुक्म पर। मुझे बिल्कुल नहीं सुना गया कि अगर आप उसके बाद भी ऊपर जाते हो तो कुछ आखिर में कुछ भी नहीं, फैसला जो पुलिस की प्रोग्रेस नील, अपनी जानें हम गंवा के बैठे, वो आज शोहदा में हमें अपनी मिसमैनेज ऑन बोर्ड नहीं थे, ऑन पेज नहीं थे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। ये शायद आपके रिकॉर्ड पर भी वो डेरा मुफ्ती वाला वाकया जो नसीराबाद पुलिस को होस्टेज किया गया था, फिर उसके बाद पहले दिन ही डीएसपी मोहम्मद अली साहब हिट हो गए थे, फिर उसके बाद आपस में वो क्लैश चलता रहा पुलिस के सीनियर अफसरान में, एक बात पर मुत्तफिक नहीं हो सके, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सब हम अपना नुकसान करके बैठे।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा एहसान, बड़ी ये वाकई दर्दनाक स्टोरी थी इस वाकये की। आपने सही तरफ इशारा किया और पॉइंट यही है कि यूनिफाइड स्ट्रेटजी नहीं थी, यूनिटी ऑफ कमांड नहीं था, और फिर कमांड जो थी वो बाकी तमाम लोगों को उस बात में कन्विंस करने पे के में कामयाब नहीं हो सकी, और फिर उसकी वजह से वो जो मुतजाद किस्म की राय थी, मुतजाद किस्म के इशारे थे, जिसे मिक्स्ड सिग्नल्स हम लोग कहते हैं, वो जब जा रहे थे तो वो कभी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। वो कहते हैं ना कि आपने अगर आप टीम वर्क को आपने देखना है ना, तो उसकी एक बहुत जबरदस्त मिसाल होती है दुनिया में। सिनर्जी के लिए वो मिसाल बड़ी यूज करते हैं। एक टर्म है सिनर्जी, SYNERGY। सिनर्जी टर्म जो है ना, इसको जरूर देखिएगा गूगल के ऊपर। इसका मतलब ये होता है कि तमाम लोग अपनी तमाम सलाहियतें एक ही मकसद को एक ही डायरेक्शन में अचीव करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। दैट इज सिनर्जी। और सिनर्जी का एक और मतलब ये भी होता है कि आपकी कमजोरी को आपका साथी कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो अपनी सलाहियत की बेस पे, और उसकी कमजोरी को आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो अपनी सलाहियत की बेस पे। कोई जो है वो जोर आजमाने में मजबूत है लेकिन गुफ्तगू में कमजोर है, कोई गुफ्तगू में तेज है लेकिन उसका जोर कम है, किसी की प्लानिंग बहुत अच्छी है, कोई ऑपरेशनल सलाहियत बहुत अच्छी रखता है, किसी की थिंकिंग बहुत अच्छी है, किसी की राइटिंग बहुत अच्छी है। ये सारे लोग मिलकर जब एक टीम में काम करते हैं तो इन तमाम लोगों की एक एक क्वालिटी जो होती है वो बाकी सारी टीम को फायदा दे रही होती है। दिस इज व्हाट सिनर्जी इज ऑल अबाउट। तो हमारे जो जो टीम वर्क होता है उसमें सिनर्जी को देखने के लिए एक मिसाल अक्सर दी जाती है। वो रोइंग होती है ना, बोट्स जिनकी रोइंग रेस होती है आपस में, कि वो जो बोट्स होती हैं उनको रोइंग करने वाली टीम्स होती हैं, वो रेस लगा रही होती हैं। कभी उसको देखिए गौर से और सिनर्जी की एग्जांपल उसको देखिए, किस तरीके से तमाम लोग एक ही सिमत में, एक ही एंगल के साथ, एक ही सिंक्रोनाइजेशन के साथ जोर लगा रहे होते हैं। अगर वो एक सिंक्रोनाइजेशन के साथ जोर ना लगाएं और आगे पीछे अगर वो अपने अपने चप्पू चलाने लग जाएं उस एक बोट में, तो वो कभी भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते। डायरेक्शन भले सबकी एक होगी लेकिन सिंक्रोनाइजेशन भी बड़ी जरूरी होती है, टाइमिंग भी बड़ी जरूरी होती है, टैक्टिक्स भी बड़ी जरूरी होती हैं। तो ये सब चीजें अगर साथ नहीं होती तो हमेशा कहते हैं कि जी जो काफिला होगा ना वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। एंड दिस इज द अनफॉर्चुनेट फैक्ट जो हम बहुत सी जगह देखते हैं। लेकिन इस किस्म की ट्रेनिंग से यही फायदा होता है, एहसान, जका या मेरे बाकी तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं, माय डियर कोलीग्स, मेरे जूनियर ऑफिसर्स हैं, सारे हम कोलीग्स हैं, हमें इन ट्रेनिंग से फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि हम बैठकर ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं। वी ट्राई टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स एंड देन यू सी हमारे जहन में कंसेंसस पैदा होते हैं कि यार ये प्रॉब्लम आने से काम खराब होता है और ये तरीका आजमाने से काम अच्छा हो जाता है। तो जब आप प्रैक्टिकली उस फील्ड में उस चीज को देखते हैं तो आप एक मर्तबा कोशिश जरूर करते हैं कि जी ये वाला तरीका है, ये मैंने प्रैक्टिकली भी देखा है, ये मैंने थ्योरेटिकली पढ़ा भी है, डिस्कस भी किया है, हम इसको आजमाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम कामयाब हो जाए। तो ये बेसिकली इसका एडवांटेज होता है इस किस्म की ट्रेनिंग का। इस सारे सिनेरियो में पुलिस की पोजीशन ये थी कि पुलिस, हम लोग नीचे थे, जितनी भी पुलिस पार्टी आती है और वो पहाड़ के ऊपर थे, हर लिहाज से, वेपन्स के लिहाज से, असले के लिहाज से उनके पास हैवी असला था, हम लोगों के पास पुलिस पार्टी जितनी भी। ऐसी सूरत में अगर जब आप देखते हो कि हम उनसे बहुत वीक है, मजीद नुकसान हो सकता है, तो हम उनकी 4-6 तक बातें सुन लेने से कोई हर्ज नहीं है अगर हम अपनी चंद जाने जिंदा बचा लेते हैं। हम उनके कोई ऐसे मुतालबात जो इम्प्लीमेंट हो सकते हों वो मानने में कोई हर्ज नहीं है कि हम वो घर तबाह होने से बच जाते, वो बच्चे यतीम होने से बचते, वो बेवा नहीं होती। इतने हम अपनी पुलिस पार्टी इस तरह से नेगोशिएशन करती कि वो हल हो सकता था। कुछ स्टेक होल्डर्स दरमियान में रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन वो जो है सिर्फ ऐसी जो है नाकस हिकमत अमली की वजह से हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ा और किसी चीज को मद्देनजर नहीं रखा गया। काइंडली सर, ये प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमारे मुख्तलिफ ऑपरेशंस में हमारी जो राय होती है अक्सर उसमें तजाद होता है और सारी मुतजाद राय को एक साथ एक पेज के ऊपर लाया नहीं जाता, जिसकी वजह से नुकसानात होते हैं। ख़ास तौर पे निगोशिएशंस के मामले में जब हम यहाँ पर अपनी फील्ड की इसकी ट्रेनिंग की जो कॉन्टेक्स्ट है उस पर वापस आते हैं, अगर बात करें निगोशिएशंस की, तो निगोशिएशंस में आपका जो माइंडसेट है उसमें यूनिफाइड स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये मिसिंग होगी तो फिर आप समझ लें कि आप नुकसान उठाने के तरफ बढ़ रहे हैं। और इसमें
आपको कब महसूस होगा, या कौन से ऐसे इशारे हैं जिनके आने से आपको महसूस होना चाहिए कि हाँ वाकई अब हमसे कोई गलती हो रही है, कोई संगीन गलती हो रही है और इसकी वजह से इंतहाई खतरा है या हाई रिस्क है। इसमें सबसे पहला इशारा क्या है? मस्बत इशारों की अदम मौजूदगी। यानी पहली चीज तो यही हो गई कि जितने सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स की अभी हमने बात की कि होस्टेजेस को रिलीज करना, इमोशनैलिटी को कम करना, जज्बातियत का कम होना, गुफ्तगू में तशद्दुद का रुझान कम होना, बार्गेनिंग की विलिंगनेस नजर आना, होस्टेजेस का रिलीज होना, सरेंडर की बात करना, ये तमाम पॉजिटिव चीजें जो थी, अगर ये इशारे जो हैं ये गायब हो जाएं या ये इशारे नजर ना आ रहे हों तो आप समझें कि हाई रिस्क है। आप बातचीत कर भी रहे हैं, आप नेगोशिएशंस की कोशिश कर भी रहे हैं, आप टाइम भी गुजार रहे हैं, लेकिन ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स नहीं आ रहे। इसका मकसद तो ये हुआ ना कि आप जो है वो सही रास्ते पर नहीं जा रहे। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह आप कभी किसी नए इलाके में जाते हैं और नए रास्ते पर जा रहे होते हैं तो आप रास्ते में अक्सर कोशिश कर रहे होते हैं कि वो बिल बोर्ड्स या कोई जो साइड पे माइलस्टोन्स लगे होते हैं सड़क के किनारे, या ऊपर जो बोर्ड्स लगे होते हैं जो आगे आने वाले शहरों या देहातों या इलाकों का नाम बता रहे होते हैं, आप उनको भी साथ साथ देखते जाते हैं। एक रास्ते में किसी से पूछ लिया और उसने कहा यही रोड सीधी है और 1 घंटे बाद आ जाएगा, तो आप 1 घंटे तक बगैर सोचे समझे उस रोड पे नहीं चलते। आप हर थोड़ी देर में देख रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं कि कोई ऐसा सिग्नल मिले कि जिस जगह मैं जा रहा हूँ वो सही है ऐसी ही बात है ना। तो ये मकसद क्या होता है कि आदमी जो है वो रीअश्योरेंस चाहता है। हर शख्स रीअश्योरेंस चाहता है उस काम की कि जो वो कर रहा है वो सही है। इस बात की वो रीअश्योरेंस चाहता है, और रीअश्योरेंस आपको रास्ते में आने वाले माइलस्टोन्स दे रहे होते हैं। इसी तरह ये जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, दे आल्सो गिव यू रीअश्योरेंस दैट यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। आपकी जो क्राइसिस नेगोशिएशन की जो स्ट्रेटजी है और जो आपकी टेक्निक्स हैं वो बिल्कुल सही रुख में, सही सिमत में जा रही हैं और आप अपने मकसद की और कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं तेजी से। लेकिन अगर ये इंडिकेशंस आना बंद हो जाएं तो फिर आपको अंदाजा होना चाहिए, जो सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है कि मस्बत इशारों की अदम मौजूदगी, कि पॉजिटिव इंडिकेटर्स आना अगर बंद हो जाएं तो आप समझें कि भाई अब काम खराब हो गया है, अब हम सही सिमत में नहीं जा रहे या आगे खतरा है। रेड लाइट शुड स्टार्ट ब्लिंकिंग इन योर माइंड। आपका जो रेड अलार्म है, रेड लाइट है, वो ब्लिंक होनी शुरू होनी चाहिए, आपका अलार्म रिंग होना चाहिए, बेल्स रिंग होनी चाहिए कि ये पॉजिटिव इंडिकेटर क्यों नहीं आ रहा कोई। फिर दूसरा कि बढ़ते हुए जज्बात और पुरतशद्दुद लबो लहजा या अमल, यानी अगर जज्बातियत बढ़ रही है, फ्रस्ट्रेशन माउंट हो रही है, सब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर कि सब्जेक्ट की जो गुफ्तगू, एक्सक्यूज मी, सब्जेक्ट की जो गुफ्तगू है उसमें जज्बातियत बढ़ रही है, उसके अंदर इमोशनैलिटी बढ़ रही है, वो बात बात पे गुस्से का, जज्बात का और जो है वो अपना इमोशनल आउटबर्स्ट का इजहार कर रहा है, और इसी तरीके से उसका जो लबो लहजा है, उसके जो बातचीत करने का अंदाज है, लैंग्वेजेस हैं, वो बड़े वायलेंट होते जा रहे हैं, उसके जो एक्शंस हैं वो बड़े वायलेंस की तरफ नजर आ रहे हैं आपको, तो ये आपके लिए एक साइन है कि आपको हाई रिस्क सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। इमोशंस बढ़ रहे हों या वायलेंट बिहेवियर नजर आ रहा हो और वायलेंट बिहेवियर बढ़ता चला जा रहा हो, तो इसका मकसद ये हुआ कि जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं उससे जो रेपो आपकी बननी चाहिए वो बन नहीं रही। जो रेपो बिल्ड हो के एक कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट आपको विन करना था अपने सब्जेक्ट का, आप वो नहीं कर पा रहे। अगर आप वो कर रहे होते तो यकीनन उसकी जो इमोशनैलिटी थी वो कम होती और वो रैशनल थिंकिंग की तरफ आता, शायद वो अपने मुतालबात भी कम करता वगैरह वगैरह, जो हमने इंडिकेटर्स पॉजिटिव किए थे, लेकिन वो नहीं आ रहे, बल्कि उसकी जज्बातियत बढ़ रही है, उसके लहजे में तशद्दुद का एलिमेंट बढ़ रहा है। जब तशद्दुद का एलिमेंट लहजे में आ रहा है तो ये थोड़ी देर में एक्शन में भी आ सकता है। जो बार बार कह रहा है कि मैं इनको मार दूंगा, वो किसी टाइम गोली चला भी सकता है या वो किसी टाइम उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा भी सकता है। इसलिए ये बात हाई रिस्क की तरफ बढ़ रही है और इसको कोशिश करनी होती है कि यहाँ से हम इसे वापस लेके आने की कोशिश करें, ये जो बातें खराब हो रही हैं इन्हें बेहतर करने की कोशिश करें। फिर दूसरा, वाजे तौर पे अगर वो क्लियर कट थ्रेट्स देना शुरू करे, धमकियां देना शुरू करे कि मैं अब गोली चलाने वाला हूं, मैं अब इनको नुकसान पहुंचाने वाला हूं, मैं अब इनको जो जख्मी करने वाला हूं, या उन्हें एक्चुअल इंजरीज देना शुरू कर दे, उन्हें एक्चुअली जो है वो हर्ट करना शुरू कर दे, जख्मी करना शुरू कर दे, उन किसी को गोली मार दी या किसी को जनाब किसी चीज से, किसी किसी आयरन रॉड से या किसी और ऐसी भारी चीज से हिट कर दिया या किसी पे फिजिकल असॉल्ट की और उसको नुकसान पहुंचाया, तो ये जो चीजें हैं ये अब जो है ये बहुत बहुत ही संगीन साइन होते हैं, जिससे आपको फौरी तौर पे अंदाजा होता है कि ये हाई रिस्क सिचुएशन हो गई है। जिस सिचुएशन को हम रिस्क से लो रिस्क की तरफ लेके जाना चाह रहे थे
और उसे नॉर्मलसी की तरफ लेके जाना चाह रहे थे, अब वो हाई रिस्क सिचुएशन में तब्दील हो गई है। और फिर इसके बाद वही कि अगर मुतालबात पहले उसके रैशनल थे, ठोस थे, अब कोई ठोस मुतालबात नहीं कर रहा। आप बोले अच्छा तुम्हें क्या चाहिए बताओ, तो उसे बोले कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं बात करनी मुझे अभी। ये बात जो है, ये पहले जो है वो पॉजिटिव इंडिकेटर आ रहा था, ठोस मुतालबात आ रहे थे, अचानक वो ख़त्म हो गए, अचानक वो आने बंद हो गए, तो ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक बात है। ये इसलिए खतरनाक बात है कि जो डिमांड्स थी वही तो उसका एक फोकस थी, वो डिमांड्स की वजह से ही तो वो ये सारा काम कर रहा था। अगर आप कहते थे कि भाई डिमांड्स उसकी सामने आ रही हैं, तो आपके पास भी एक बार्गेनिंग टूल था कि हाँ इस डिमांड को पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं, आप हमारे साथ ये ताउन करो तो हम आपकी डिमांड पूरी करते हैं। तो आपका वो बार्गेनिंग टूल यू हैव स्टार्टेड टू लूज इट, बिकॉज अब तो वो डिमांड्स ही नहीं कर रहा, अब वो उसके ठोस मुतालबात या सब्सटेंटिव उसकी जो डिमांड थी वही नहीं आ रही, तो अब आप बार्गेन किस चीज के ऊपर उससे करेंगे। फिर दूसरी चीज एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो स्केप की या फरार के रास्ते की आपसे नहीं पूछ रहा। देखिए यहाँ अब वो जो वाकया था सियालकोट वाला, उसमें सेफ एग्जिट मांगना था, सेफ एग्जिट मांगा था उन्होंने। तो इसी तरह हाईजैकर्स अक्सर व बेशतर सेफ एग्जिट मांगते हैं, हाईजैकर्स अक्सर व बेशतर सेफ एग्जिट मांगते हैं, और वो ये कहते हैं कि हमें जो है वो सेफ एग्जिट दे दिया जाए, हमें भाग जाने के लिए, फरार होने के लिए कोई गाड़ी दी जाए, या हमें एक ऑल्टरनेट कोई जहाज मंगवा के दिया जाए जिसमें हमने जाना है अपने मुल्क तक या अपनी जगह तक, वगैरह वगैरह। तो वो जो एग्जिट या सेफ एग्जिट मांग रहे होते हैं, स्केप के लिए आपसे रास्ता या उसके लिए जराए मांग रहे होते हैं, वो बेसिकली एक आपके पास एक तरह का टूल होता है आपके हाथ में कि चलें इसके बहाने हम इसे किसी तरीके से रोक सकते हैं, हम उसका अरेंजमेंट कर रहे हैं, हम उसकी कोशिश कर रहे हैं, फलां चीज़ अरेंज नहीं हुई आपके लिए, गाड़ी अरेंज नहीं हो सकी, हम अभी कर रहे हैं, या जहाज़ अरेंज नहीं हो सका, जहाज़ की फ्यूलिंग का इशू है, हम अभी वो कर रहे हैं आपके लिए। तो एक तरह से आपके हाथ में एक टूल होता है जिसकी वजह से उसकी थोड़ी बहुत जो आपको लेवरेज मिल जाती है अगेंस्ट दैट सब्जेक्ट। लेकिन अगर वो फरार का मुतालबा ही करना छोड़ दे, फरार का रास्ता ही पूछना छोड़ दे, सेफ एग्जिट का जिक्र ही ना करे, अब आपको परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि नाउ यू स्टार्ट थिंकिंग कि ये शख्स जो है, ये अगर भागने की बात नहीं कर रहा तो व्हाट इज ही अप टू। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अब भाग नहीं रहा तो इसका ये मतलब तो नहीं कि ये खुद को खत्म करने की बात कर रहा है। और इसका मतलब ये हुआ कि जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि खुदकुशी के इशारे, कि सुइसाइडल टेंडेंसी उसकी नजर आना शुरू हो, वो बोले कि मैं वैसे ही तंग आ गया हूँ इस बात से, अब मेरा कोई फायदा ही नहीं है मेरे जिंदा रहने का। इस तरह के जुमले बोलना कि मेरा जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं, या मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचा, या मुझे कोई फायदा नहीं, या वगैरह वगैरह, इस तरह के जुमले जो खुदकुशी के इशारे दे रहे हों, सुइसाइडल टेंडेंसी शो कर रहे हों, ये आपके लिए बहुत ही जो है ना वो क्रिटिकल लम्हात होते हैं, आपके लिए बहुत ही एक इंतहाई जो खतरनाक सूरत हाल होती है, या हाई रिस्क सिचुएशन होती है, जिसमें कि आपको ये महसूस होना चाहिए कि अब जो है वो बात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, और अब ये शख्स जो है ये सुइसाइडल टेंडेंसी की तरफ जा रहा है। अगर ये इसकी बात जो है इसको इस वक्त भी सीरियस नहीं लिया गया, या इस मौके की नज़ाकत के ऊपर इस वक्त कोई ना कोई कदम नहीं उठाया गया, तो ये तो शख्स इनकी भी जान ले सकता है और अपनी भी जान ले सकता है। होस्टेजेस तो जान से जाएंगे, विक्टिम्स का तो नुकसान होगा होगा, फिर ये अपनी भी जान ले लेगा। क्योंकि देखें, मैंने पहले भी बात कही थी कि इंसान की जो सबसे बड़ी इंस्टिंक्ट है वो इंसान और जानवरों में मुश्तरक है, वो है उसकी, इंसान अपनी जिंदगी को बचाने के लिए जो इंस्टिंक्ट होती है वो सबसे स्ट्रांग होती है, द विलिंगनेस टू लिव। ठीक है, द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट या जान बचाने की जो इंस्टिंक्ट है, या इसकी जो सलाहियत या जो कोशिश इसकी है, या इंसान के अंदर इसके लिए जो एक अर्ज रख दी गई है कुदरती तौर पे, ये सबसे स्ट्रांग होती है। आप दुनिया के किसी भी काम से जो है वो आपको मुश्किल लगता हो, आपको उससे खौफ आता हो, दुनिया में लोग होते हैं जिन्हें हाइट फोबिया होता है, उन्हें बुलंदी पे जाने से डर लगता है, बुलंदी से कूदना तो बहुत दूर की बात, वो बुलंदी पे एक लम्हे के लिए रुक नहीं सकते। लेकिन ऐसे ही लोगों को अगर वाकई इमिनेंट जान का खतरा महसूस हो तो वो बुलंदी से कूद भी जाते हैं, वो एक लम्हे के लिए अपने सारे फियर भुला भी देते हैं। इसी तरीके से इंसान वो कुछ कर जाता है जो वो जिंदगी में कभी करने का सोच भी नहीं सकता, उस वक्त जब उसे अपनी जान खतरे में नजर आती है। तो जिंदगी की को बचाना का जो इंस्टिंक्ट है वो सबसे बड़ा इंस्टिंक्ट है, और आपके लिए वो एज अ नेगोशिएटर, एज अ पुलिस ऑफिसर, आपके पास वो एक टूल होता है कि इसकी जान बचाने की मैं इसे गारंटी देता हूं, या इसकी जान बचाने के लिए मैं इसको रास्ता प्रोवाइड करता हूं, तो ये मेरी बात मान लेगा। और अक्सर केसेस में ऐसा होता है कि तुम बाहर निकल आओ, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, या तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया जाएगा,
तुम्हें नहीं, तुम्हारे पे गोली नहीं चलाई जाएगी, तमाम लोग वेपन नीचे कर दें, उसको बाहर आने दें। एक इस किस्म के मैसेजेस जो होते हैं ये उसको अश्योरेंस दे रहे होते हैं सब्जेक्ट को कि आप उसकी जान नहीं लेने जा रहे, उसकी जान बच गई। और ये जान बख्शी जो होती है या जान बचने का जो अमल होता है ये उससे बहुत कुछ करा देता है। लेकिन इसी के बरअक्स कॉन्ट्ररी टू द कॉन्ट्ररी अगर आप ये समझें कि कोई सब्जेक्ट जो है वो खुदकुशी की बात कर रहा है, वो सुइसाइडल टेंडेंसी की बात कर रहा है, तो अब ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाती है, बहुत ज्यादा आपके लिए ये एक हाई रिस्क सिचुएशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो शख्स, जिस शख्स को अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है, जो शख्स अपनी जिंदगी जो है उसको ये समझ लें कि कुर्बान करने पे आमादा हो चुका है, वो शख्स फिर किस बात पे रुकेगा? वो तो फिर तो देयर इज नथिंग स्टॉपिंग हिम, उसको रोकने वाली तो कोई और चीज नहीं है। तो इसलिए आपको ये हाई रिस्क इंडिकेटर्स में सबसे ज्यादा हाई रिस्क उस वक्त होता है जब उसे अपनी जान की, अपनी जिंदगी की परवाह नहीं रहती और वो सुइसाइड की टेंडेंसी शो करता है, सुइसाइड के इशारे शो करता है। और उस वक्त फिर आपको कोई इंतहाई कदम लेना पड़ता है या कोई सीरियसली आपको कोई स्टेप उठाना पड़ता है, या अपना जो ओवरऑल आपका अब तक का जो सिचुएशन है या जो अब तक की आपकी प्रोसेस है नेगोशिएशन की, उसको इमीडिएटली रिव्यू करना पड़ता है या चेंज करना पड़ता है। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे जहां हम आपको एक एक्टिविटी के तरफ लेके चलते हैं कि जो 2003 का सियालकोट का वाकया था, 2003 का सियालकोट जेल का जो वाकया आपके साथ बात की थी, जिसमें कि जजेस को यरगमाल बना लिया गया था और उसकी वजह से जो है वो जजेस की भी जानें गई थी, कैदियों की भी जानें गई थी। एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफी समझ लें हुई थी, एक डिजास्टर हुआ था। तो अगर आप समझते हैं कि उसके अंदर हाई रिस्क इंडिकेटर्स कौन से होंगे, उसके अंदर हाई रिस्क इंडिकेटर्स कौन से होंगे, इंतहाई खतरे के इशारे कौन से होंगे, किस मोमेंट पे आप कहेंगे कि अब बहुत खतरा है। अगर ऐसी सिचुएशन आप हैंडल कर रहे होते, लेट्स सपोज कि आप इस वक्त बलूचिस्तान में बैठे हैं, आप इसी की जगह आज आप जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोस्टेड हैं वहां ये सिचुएशन डेवलप हो जाए जो सियालकोट में हुई थी। खुदा ना खास्ता, हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन एक जेल है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें नहीं है, लेकिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में जेल है, आप ऐसे किसी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं, डीएसपी हैं, एसपी हैं, एसएचओ हैं उस इलाके के जहां जेल है, वहां ऐसी सिचुएशन इरप्ट हो जाती है, तो आपको हाई रिस्क इंडिकेटर कौन से लगेंगे? आप जब नेगोशिएशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि भाई जजेस अंदर हैं, इन्हें छोड़ दो, जिंदा छोड़ दो, खवातीन हैं उन्हें छोड़ दो, बातचीत चल रही है, उनकी तरफ से बातें आ रही हैं, आपकी तरफ से बातें जा रही हैं, मैसेजेस भी चल रहे हैं, एक बहुत ही प्रेशर की सिचुएशन है, उसमें आप क्या समझते हैं कि हाई रिस्क इंडिकेटर्स कौन से होंगे? कोई भी 2 या 3 इंडिकेटर्स अगर कोई बताना चाहें तो हमें चैट से भी बता सकते हैं, और वैसे अगर हमसे यहाँ पर वर्बली बताना चाहें, ओरली बताना चाहें, वो भी बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी। जब उनसे हमारी बातचीत चल रही होगी तो पहली बातचीत के जो अंदाज हैं वो नॉर्मल होंगे उनके और हमारे दरमियान, और फिर आपस में मुज़ाकरात चलते चलते हम समझेंगे कि वो अब उनका लहजा मुज़ाकरात में तब्दील हो चुका है और अब हमारी बात जो है ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब इनके इशारे जो है खतरनाक हो रहे हैं, तो पहले वाला जो मामला है वो तब्दील होगा, तो हम समझ जाएंगे कि अब इनके साथ जो है ना, जो हम डीलिंग कर रहे थे, मुज़ाकरात चल रहे थे, वो कामयाब नहीं होंगे। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर जो है ना हमें मजीद दूसरा जिस रुख पे भी वक्त की नज़ाकत के मुताबिक लेगा या जो भी फैशन उसे इशारा देगी या वक्त ये समझाएगा कि अब आखिर हमें लेना पड़ेगा। गुड गुड गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने, यही बात है। बहुत अच्छा, ये भी एक इंडिकेटर है। और कोई इंडिकेटर? एहसान ने हैंड रेज किया जी। एहसान सर, इसमें अगर ये सियालकोट वाले वाक़े में हाई रिस्क इंडिकेटर ये भी हो सकता है कि अगर यही जो सब्जेक्ट है वो अगर ये कह दें कि भाई हम अगर आप सेफ मैसेज देते हैं तो हम जो जजेस को तो वहाँ पे वो नहीं छोड़ेगा, वो बोलेगा कि चलो हमने उसको साथ ले जाना होगा। यानी मुग़व्वियों को या जजों को अगर वो साथ लेके जाए कि चलो हम उसको साथ ले जाए कि फिर हम कहीं उसको दूर छोड़ देंगे और हम आगे निकल जाएंगे, तो इस सिचुएशन में फिर हमने क्या करना होगा? तो इसके लिए भी एक वो बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो आखिर तक तो साथ रखेंगे तो हम इस पर अटैक भी नहीं कर सकेंगे, न उसको वो मार सकेंगे। तो ये भी एक हाई रिस्क उसमें हो सकता है ड्यूरिंग नेगोशिएशन। सर बहुत अच्छा, बहुत बहुत जबरदस्त आपने एक सिचुएशन हाइपोथेसिस क्रिएट किया है कि एक मफरूज़ा आपने क्रिएट किया कि अगर वो ये कहते हैं कि हमें सेफ एग्जिट तो दो, हमें गाड़ी तो दो जाने के लिए, लेकिन हम जजेस को भी साथ बिठा कर लेकर जाएंगे,
तो यकीनन ये एक अगेन एक हाई रिस्क सिचुएशन होगी। लेकिन ये हाई रिस्क सिचुएशन जो है ना, ये दो चीजें शो कर रही है। पहली चीज तो ये शो कर रही है कि दे हैव अ विलिंगनेस टू लिव, ठीक है, उनको जिंदा रहने की ख्वाहिश है, जिंदा रहने की ख्वाहिश है, और वो इस चीज को एज ए अश्योरेंस लेकर जा रहे हैं। वो अपनी जिंदगी की गारंटी के तौर पे उन जजेस को साथ ले जाने की बात कर रहे हैं। हम एक लम्हे के लिए सोच लें कि हम उन्हें अलाउ करते हैं कि ठीक है आप इन्हें अपने साथ लेकर जाएं, तो जाहिर सी बात है ये शहर है, ये सियालकोट, ये पंजाब, ये इसके अंदर वो कहाँ जा सकते हैं? किसी ना किसी पॉइंट पर तो उनको उतारना होगा उनको। वो गाड़ी जो हमने दी है, अब पहले हम सोच रहे थे कि हम इसका कम फ्यूल करके उनको दे देंगे, चाहे थोड़ी देर बाद उनको इधर से उतरना पड़ जाए। अब जजेस उनके साथ हैं तो हमें ये भी नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे चेज जरूर कर सकते हैं। हम रास्तों के ऊपर आगे पिकेट्स जरूर लगा सकते हैं, जहां भी उन्होंने उतरना होगा वहां से आगे हम ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमें जहां कई सारे, वहां आपको जब हमने बताया था तो 60-70 खवातीन कैदी भी थी, उनकी भी जिंदगियों को खतरा था, बाकी तमाम की जिंदगियों को भी खतरा था। इन जजेस की तादाद अगर 12 है मिसाल के तौर पे, तो हम ये कह सकते हैं कि देखें इनमें से 7 जो है, 5 जो है वो बुजुर्ग हैं, वो ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, मरीज हैं। आप उनको छोड़ दें, आप फलाने को ले लें, आप इतने बंदे ले लें, आप उनसे इसके ऊपर बार्गेन कर सकते हैं, बिकॉज नाउ दे आर कमिंग अप विद अ प्रोपोजिशन। ये कम से कम उससे बेहतर है कि अगर वो कह देते हैं कि अब हमें कोई गाड़ी की जरूरत नहीं है और अब इनके साथ हमने जो कुछ करना है हम यही करेंगे। वो होता एक डिजास्टर अगर वो ऐसा कहते, लेकिन उन्हें भी जिंदा रहने की ख्वाहिश थी, और ये हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव, जब तक के विक्टिम जिंदा, जब तक के सब्जेक्ट जो है वो जिंदा रहने की ख्वाहिश उसके अंदर नजर आ रही है, उसकी बातों से नजर आ रही है, जब तक यूं समझ लें कि यू आर स्टिल इन द गेम, यू आर स्टिल इन द गेम, आप उसे किसी ना किसी तरीके से काबू करने की कोशिश कर सकते हैं। बट वंस ही लूजेस द विलिंगनेस टू लिव, द डिजायर टू लिव, फिर वो सुसाइडल की तरफ जाता है। फिर आपके लिए वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप बातचीत के जरिए किस तरीके से उसे समझाया जाए। तब तो आपको अल्टीमेट एक्शंस को भी जहन में लाना पड़ता है कि असॉल्ट एक्शन या टेक्टिकल एक्शन की तरफ हमें जाना पड़ता है। बट अगेन अ वेरी गुड हाइपोथेसिस यू बिल्ट अप, बहुत अच्छा उस्मान ने हाइपोथेसिस दिया कि अगर वो जाते हुए, ये बिल्कुल एक फिल्मी सिचुएशन सी बना दी आपने, कि जाते हुए वो कहते हैं कि जी अब हम तो इनको साथ लेकर जाएंगे। और ये इस तरह हुआ। कराची के अंदर एक डकैती थी, it happened what I should say, I guess it was at least 20 years back. वो एक कराची के अंदर गुलशन इकबाल का एरिया था। राइट नाउ आई एम सिटिंग इन द सेम एरिया, गुलशन इकबाल। तो गुलशन इकबाल के एरिया के एक ब्लॉक में एक मर्तबा एक बंगले में जो है वो डाकू घुसा है, और वो जो शख्स उनके घर का ही एक मुलाजिम था या उन्हीं का एक बच्चा था, वो बाहर से आ रहा था। उसने देखा कि गेट के ऊपर भी बंदा खड़ा है और वो अंदर भी इशारे कर रहा है, और उसके शायद वेपन भी गालबन उसको नजर आ गया था। तो वो बजाय उस घर की तरफ जाने के वो साथ वाले किसी घर में घुस गया, और उसने वहां जाके बता दिया कि मेरे घर के अंदर जो है वो डाकू घुस आए हैं। ये इत्तला मिलते के साथ ही फौरी तौर पे फिर जो है ना वो 15 कॉल्स चली, पुलिस को पता चला, पुलिस ने रश किया, और साथ वाले अब वो बंगले के अंदर डकैती कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से सेफ थे और अपना काम कर रहे थे। उनको नहीं पता था उन डकैतों के कि बाहर पुलिस को इत्तला मिल चुकी है, और फिर पुलिस एक तरफ से आई, दूसरी तरफ से आई, फिर ऐलानात पुलिस ने किए। अब जब उन्होंने देखा कि ये तो सिचुएशन बड़ी खराब हो गई और हमें तो घेर लिया गया, छत की तरफ गए तो पता चला छतों पे भी कवर किया हुआ है पुलिस ने। उस सिचुएशन में फिर उन्होंने क्या किया कि उस घर के एक शख्स को, उनके घर के अंदर शायद एक नहीं 2 गाड़ियां थी गालबन, तो फिर उन्होंने उन गाड़ी में बिठाया उसको, जो उस घर का ओनर था उनको साथ बिठाया, और उनको साथ लेकर एज अ गारंटी अपने साथ निकले, और आवाज दी कि जी पुलिस को कि अगर कोई कुछ करेगा तो ये हमारे साथ हैं। इस घर के 1 या 2 अफराद को लेकर वो निकले। तो फिर वो जाहिर है पुलिस ने उस वक्त पीछे हट के बोला कि ठीक है इनको निकलने देते हैं इस वक्त। तो फिर आगे जाके वो उनका मुकाबला हुआ। वो एक उनमें से वो मेरे ख्याल डाकू तो मारे गए थे। अब ये बहुत पुरानी बात है, मेरे जहन में सारे वाकया नहीं है, लेकिन इसका ये पहलू जरूर इसमें मौजूद था कि वाकई वो होस्टेजेस को साथ लेकर उन्हें एज अ गारंटी ऑफ देयर ओन लाइव्स वो उन्हें यूज कर रहे थे और उन्हें लेकर निकले। लेकिन जाहिर है ऐसे में फिर आपको थोड़ा सा रिट्रीट शो करना होता है और उन्हें रास्ता देना होता है, ताकि जिस होस्टेज की जिंदगी बचाने के लिए ये सारी मेहनत आपने की है, उसकी जिंदगी इस एक्शन की वजह से या किसी मिस एडवेंचर की वजह से जाया ना हो जाए। सो अगेन अ वेरी गुड पॉइंट बाय उस्मान। एक और पॉइंट सर, वो अभी हम इंस्पेक्शन कर रहे थे, उसमें कुछ वो हमारे जो स्मोक ग्रेनेड्स थे, अभी कल परसों लास्ट वीक से मैं अभी इंस्पेक्शन पे मैं जा रहा था, तो उसमें वो लिखा हुआ था कि विजिबल स्मोक गैस और इनविजिबल। तो जो इनविजिबल है, मैंने जो उसको नजर नहीं आएगा है तो गैस, उस तरह का अगर हम एक लेटेस्ट इस टेक्नोलॉजी पे काम कर दें कि ऐसी सिचुएशन पे कि जिसमें बिल्कुल डेड लॉक हो, कोई नेगोशिएशन आगे नहीं जा रहे हूँ,
तो उसमें हम कोई तरीके से जिस तरह ऑपरेशन थिएटर में ओटी में जो मरीजों को वो नशा देते हैं एक लाइट लगा के या कोई और ऐसी चीज़, अगर इंडोर एरिया है जिस तरह जेल वाला वाक़या भी इस तनाज़र में हम कह सकेंगे, तो इसमें अगर हम कोई इनविजिबल गैस उसको फेंक दें ताकि वो ऑक्सीजन उसका जब इनहेल करेगा, बेशक अगर हमारे साथी भी वो बेहोश होते हैं फॉर द टाइम बीइंग, तो वो भी बेहोश हो जाएं और दूसरे बंदे जो हैं वो भी बेहोश हो जाएं। जो ऑपरेटर है उसने तो फिर गैस मास्क वगैरह वो लगाया होगा, तो इस सिचुएशन में भी मतलब एक हाई से हाई इंसिडेंट को आप मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ ये कि उसमें थोड़ा सा टेक्निकल अगर इनपुट हम ले लें कि इस तरह का गैस कोई अवेलेबल है या नहीं है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। गैसेस होती हैं और बिल्कुल होती हैं जिनसे जो चोकिंग गैसेस होती हैं और उनमें उनका मकसद यही होता है कि वो चोक करती हैं, लेकिन वो इंसान जान से नहीं जाता। फीलिंग ये होती है दैट द पर्सन इज अबाउट टू डाई, लेकिन कोई भी उससे मरता नहीं है, कभी भी नहीं मरता उससे। वो होती सिर्फ इसीलिए है कि वो चोक करके इंसान को बिल्कुल डिसेबल कर देती हैं, बिल्कुल कुछ करने के काबिल नहीं। और ये एक अच्छा आइडिया होता है। वो असॉल्ट की तरफ अगर हम जाएं तो हम बहुत सारे और रास्ते इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बात ये हो रही है कि इंडिकेटर्स कौन से हैं। तो इंडिकेटर आपने बिल्कुल सही बताया। इसके बाद मेरे ख्याल में ये पॉइंट इसके सियालकोट वाले वाक़े के हवाले से तो 2-3 इनपुट आ गए हमारे पास। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है ये बेसिकली एक और कॉन्सेप्ट आपको दे रही है, और ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि जो नेगोशिएशन टीम है, नेगोशिएशंस की जो टीम है, नेगोशिएटर्स की जो टीम है, इसके कामयाबी का नुक्ता नज़र क्या होता है, या इसका जो सक्सेस का व्यू क्या होता है, यानी कि किन अवामिल पे आप बेस करते हैं किसी भी नेगोशिएशन टीम के सक्सेस को, या मयार आपके जहन में क्या होना चाहिए नेगोशिएशन टीम के सक्सेस का। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने जो है वो टेक्टिकल सोल्यूशन यूज किया, यानी आपने आखिर में फोर्स यूज की, आपने आखिर में फोर्स यूज की, जैसे गैस का आप कह रहे हैं कि गैस यूज की, गैस गन्स यूज की, या आपने जनाब स्नाइपर राइफल के जरिए उनको वो किया, या आपने और कोई एक्शन, कमांडो एक्शन करना पड़ा वो किया आपने। अगर इस तरह का कोई काम करना पड़ा आखिरी में, तो इससे जनरली ये परसेप्शन जो बनती है कि नेगोशिएशन तो फेल हो गई, नेगोशिएशन फेल हो गई इसी वजह से ये एक्शन करना पड़ा। ये नहीं है। नेगोशिएशन का फेलियर ये नहीं है कि नेगोशिएशन की कामयाबी सिर्फ ये नहीं होती कि उसके बाद एक्शन नहीं करना पड़ेगा। नेगोशिएशन की कामयाबी के और भी कई मयार होते हैं। हम आपको उस बताने की इस स्लाइड में ये कोशिश कर रहे हैं कि नेगोशिएशन जो है उसके बहुत सारे और भी मकासद हैं। सिर्फ एक मकसद ये नहीं है कि फोर्स यूज ना करनी पड़े, मुमकिन है फोर्स यूज करनी ही हो, मुमकिन है कि ये सिचुएशन फोर्स के यूज के बगैर डिफ्यूज ही ना हो सकती हो, लेकिन नेगोशिएशन से जो फायदे हैं जिनकी वजह से हम नेगोशिएशन को कामयाब कहते हैं, उनमें ये चीजें, कई चीजें शामिल हैं। मिसाल के तौर पे वो जो बातचीत के जरिए, वर्बल कंटेनमेंट के जरिए बातचीत, यानी बातचीत करके, गुफ्तगू करके किसी को एक्शन से रोका जाए, कुछ देर के लिए मुस्तहकम बनाया जाए, इस्तेहकाम लाया जाए, स्टेबिलिटी लाई जाए। जो एकदम खतरनाक सिचुएशन बन गई थी जिसमें लोगों की जाने इमीडिएटली जाने के खतरा था, वो सिचुएशन से रोक कर हम बातचीत के जरिए उसे इस तरफ लेकर आए कि वो सिचुएशन थोड़ी देर के लिए स्टेबलाइज हो जाए। और ये स्टेबलाइज क्यों हो? क्योंकि जो लॉ इन्फोर्समेंट है उसे हम बेसिकली जो डेंजरस एंट्रीज करने से बचाना चाहते हैं। जो डेंजरस एंट्रीज होती हैं, यानी कि मिसाल के तौर पे इस कमरे में या एक बिल्डिंग है उसके अंदर होस्टेजेस हैं और वहां पर सब्जेक्ट्स हैं, तो सबसे पहले उनसे बातचीत करके पहला तो ये कि फौरी तौर पे वो कोई नुकसान ना पहुंचाना शुरू कर दें होस्टेजेस को, इसलिए उन्हें एंगेज करना है सबसे पहले। दूसरा, उन्हें एंगेज करने का मकसद ये हो सकता है कि इतनी देर में हम अंदाजा कर लें कि कहां से एंटर होना है असॉल्ट टीम ने। हमारा इरादा असॉल्ट टीम यूज करने का है, लेकिन जाहिर है असॉल्ट टीम यूज करने से पहले हमें थोड़ी सी असेसमेंट करनी है कि कौन सी एंट्रीज डेंजरस हैं, किन एंट्रीज से जाएंगे तो डेंजर होगा, होस्टेज को नुकसान पहुंच सकता है, खुद पुलिस टीम को नुकसान पहुंच सकता है, और कौन सी एंट्रीज ऐसी हैं जो सेफ हैं और जिनसे हम होस्टेज और अपने आप को बचाते हुए सब्जेक्ट को निशाना बना सकते हैं। तो इस चीज के लिए भी टाइम गेन करना होता है और ये टाइम मुज़ाकरात के जरिए हासिल किया जा रहा होता है। फिर दूसरा,
इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए भी आपको टाइम चाहिए होता है। इंटेलिजेंस क्या है, कितनी किस्म की है, वो पहले हम आपसे बात कर चुके हैं कि यहाँ कौन कौन सी इंटेलिजेंस हो सकती है। सब्जेक्ट्स के बारे में मालूमात, उनके पास वेपन कौन सा है, उनके पास एम्यूनेशन कितना है, उनकी तादाद क्या है, उनकी ट्रेनिंग किस किस्म की हुई हुई है, उनमें से कौन कितना तेज है, उनमें से कमांडर कौन है, उनमें से ज्यादा वायलेंट कौन है, इन चीजों की मालूमात करना। या फिर उस जगह जिसके अंदर वो घुसे हुए हैं, दाखिल हुए हैं, जिसको उन्होंने यरगमाल बनाने के लिए इस्तेमाल किया है, उस जगह के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स कितने हैं, वहां पर कहाँ से एंटर होना ज्यादा बेहतर है, वहां पर जाने के बाद वो कहाँ कहाँ छुप सकते हैं मुमकिन तौर पर, उसे सर्च कैसे किया जाएगा। ये तमाम इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना जो है, इसके लिए भी आपको टाइम चाहिए। और दूसरा, रिसोर्सेज इकट्ठी करने के लिए भी आपको टाइम चाहिए होता है। रिसोर्सेज में फिजिकल रिसोर्सेज भी होती हैं, जैसे कि आपकी जो असॉल्ट टीम्स हैं वो कहीं और बेस्ड हैं। आपकी क्यूआरएफ हर जगह तो हर वक्त मौजूद नहीं होती, आपको क्यूआरएफ को बुलाना पड़ता है, स्वाट टीम को बुलाना पड़ता है, एलीट टीम को बुलाना पड़ता है। तो उसको बुलाने के लिए मिसाल के तौर पे आपको फौरी तौर पे आपने राब्ता किया और बोला जी यहाँ एक सिचुएशन बन गई है, मुझे एलीट टीम्स चाहिए, कम से कम 8 टीमें चाहिए एलीट की। उन्होंने कहा कि 8 टीमें का मतलब है 2 टीमें तो आपके नजदीक है, बाकी 6 टीमें फलां जगह से आपको भेजनी पड़ेंगी, कम से कम 45 मिनट लगेंगे। तो उन्होंने कहा इमीडिएटली उन्हें मूव कराएं। अब आपको वो मूव कराने से लेके आपके पास पहुंचने तक 45 मिनट्स तो गुजारने हैं ना किसी ना किसी तरह। तो वो 45 मिनट्स आपको निगोशिएशन टीम बातचीत के जरिए गुजारती है, टाइम टेक करती है, टाइम बाय करती है आपके लिए। तो ये भी निगोशिएशन टीम का ही काम होता है कि जब तक रिसोर्सेज ना आ जाएं, जब तक टाइम बाय करे, और जब तक प्रॉपर इंटेलिजेंस गैदर ना हो जाए, जब तक टाइम बाय करे। और दूसरा, निगोशिएशन टीम का एक बड़ा काम ये होता है कि जो जानी नुकसान होना शुरू हो गया है वो मजीद जानी नुकसान होने से रोक दे, यानी कि मजीद लाइफ्स का लॉस होने से रोक दे। तो मेरा इस स्लाइड में आपको जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है मेरी तरफ से या इस स्लाइड की तरफ से, वो ये है कि सिर्फ यूज ऑफ फोर्स होने पे हम ये नहीं कह सकते कि निगोशिएशंस फेल हो गई, या निगोशिएशंस बेकार थी, या निगोशिएशन सही तरीके से नहीं हुई, या निगोशिएशन जो है वो टोटली नाकाम हो गई। हम यूज ऑफ फोर्स करने से पहले बहुत सारे और भी काम करना चाहते हैं, और वो चीजें करने के लिए निगोशिएशन हमें कामयाब करती है। सो निगोशिएशन जो है उसकी कामयाबी का दारोमदार सिर्फ इस बात पे नहीं है कि उसके बाद पीसफुली सिचुएशन डिफ्यूज हो जाए और फोर्स यूज ना करनी पड़े। बाज औकात कामयाब निगोशिएशंस और बहुत अच्छी निगोशिएशंस के बाद भी फोर्स यूज करनी पड़ती है। तो फोर्स के यूज को सिंपली हम एक अपना इंडिकेटर या एक पैमाना नहीं बना सकते कि फोर्स का यूज हुआ तो इसका मकसद है कि नेगोशिएशन बेकार थी, नेगोशिएशन नाकाम हो गई। ऐसी बात नहीं है। फोर्स का यूज बाज़ औक़ात जरूरी होता है, लेकिन वो नेगोशिएशन उस मरहले तक हमें पहुंचाने के काम आ रही होती है। तो ये हमारा इस स्लाइड में पॉइंट था। इससे नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि मेरा ख्याल है आज की, हाँ, इसमें आज का तज्जिया है। आज की बातों के हवाले से कोशिश तो हमने यही की थी कि हर पॉइंट काफ़ी डिटेल में आपको बताया जाए और कल की स्लाइड्स के साथ कनेक्ट करते हुए बताया जाए। और आपकी आज की इन्वॉल्वमेंट या एंगेजमेंट से भी मुझे लगा कि आप लोग भी इसको बड़ा पॉजिटिवली देख रहे थे, बड़ा पॉजिटिवली अपनी कंट्रीब्यूट कर रहे थे, जिस तरह के हमेशा आप ऑफिसर्स करे करते हैं। तो आई एम रियली हैप्पी विद द बलूचिस्तान पुलिस ऑफिसर्स कि आप लोग बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी बिल्कुल कैंडिड ओपिनियन भी देते हैं, अच्छी इनपुट, पॉजिटिव इनपुट देते हैं, और दूसरा बड़ी कैंडिड ओपिनियन देते हैं, बड़ी खुली खुली बात करते हैं। अच्छी बात है, खुली बात करनी चाहिए। यही वो जगह है जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है जहां आदमी खुल के बात करता है, सीखता और सिखाता है। सो दिस मच फॉर टुडे। अगेन हमेशा की तरह यही कि अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चंस हो तो व्हाट्सएप का ग्रुप आपके पास मौजूद है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, बाकी जो भी मीडियम है आपका उसके जरिए, ताकि कल हम अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले उसको एड्रेस करेंगे। दिस मच फॉर इज फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। ओके फुरकान, थैंक यू वेरी मच। अब सेशन में अगर मजीद आपने कोई चीज़ें करनी हैं तो आप वो पार्टिसिपेंट्स से शेयर कर सकते हैं। और खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज फ्रॉम माय साइड, गुड नाइट। थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू जी। आप लोगों को भी अल्लाह हाफिज, हाफिज, टेक केयर। उस्मान गनी ने जो भी एक कमेंट किया गैस वाला, सर चले गए बट मैं ऐड करता उस पे कि मॉस्को का भी एक वाकया है, आप पढ़ें। मॉस्को में वो वाकया हुआ था, थिएटर के अंदर हॉस्टेज सिचुएशन हो गई थी और 800 लोगों को यरगमाल बना लिया गया। तो प्यूटन जो है सदर, वो उन्हीं दिनों इलेक्ट हुआ था, तो ही यूज दैट स्ट्रेटेजी ऑफ गैस। तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, बल्कि मैं इसका एक लिंक है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, सो दैट आप लोग उसको भी देख लें कि वो भी एक हॉस्टेज सिचुएशन थी और उसको किस तरह से डील आउट किया गया था। उसमें कैजुअलिटीज थी
बट या इट वाज डेल्ट। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर लेता हूँ। सो थैंक यू सो वेरी मच, आप लोगों का इनपुट मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता है, और आई लव द काइंड ऑफ टॉक्स यू गाइस डू, और मुझे बड़ा मजा आता है आप लोगों के साथ। तो थैंक यू सो वेरी मच, ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड नाइट।